in association with Kuku FM. नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी, जिसमें मैं अपने नौजवान साथी निखिल के साथ हफ्ते भर की अहम सियासी सुर्खियों पर चर्चा करता हूं। इस शो में कुछ मेहमान भी आते हैं। आइए शो का लाइनअप समझते हैं निखिल से। शुक्रिया सौरभ। नेता नगरी के इस एपिसोड में हमें 3 जगह पे जाना है। सबसे पहले हम जाएंगे उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ है। मायावती खुद अपने प्रबुद्ध सम्मेलनों में से एक में शामिल हुई हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ऑफिशियली अब अपना कैंपेन किक स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी भी सूबे में है, टूर कर रहे हैं और अपना कैंपेन चला रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा ने बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट जारी की है अपने चुनाव प्रभारियों की, और आप भी घूम घूम के उत्तर प्रदेश में पूछ रहे हैं क्या हाल है यूपी। तो ये सारी बातें सबसे पहले होंगी। उसके बाद हम जाएंगे पश्चिम बंगाल, जहां पे अब उल्टी गंगा बहने लगी है। चुनाव से पहले हमने देखा था जो विधानसभा के हुए थे कि तृणमूल कांग्रेस के नेता छोड़ करके पार्टी भाजपा में जा रहे थे। अब चुनाव के बाद जब ममता बनर्जी की सरकार बन गई है तो भारतीय जनता पार्टी में से नेता टूट करके वापस तृणमूल जा रहे हैं। बात हम करेंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले 3 सीटों पर उपचुनाव की भी, जिनमें से एक पर खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कैंडिडेट है। इसके बाद हम जाएंगे हरियाणा, जहां के करनाल में किसान महापंचायत बैठी हुई है। एक इमोटिव इशू बन गया है, किसान आंदोलन को एक तरह से रिवाइवल मिल गया है। आंदोलन की बात भी करेंगे और उन चैलेंजेस की बात भी करेंगे जो हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के सामने है। तो शुरू किया जाए नेता नगरी की इस सेगमेंट में बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां पे खूब सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। मायावती ने फाइनली एक प्रबुद्ध सम्मेलन में खुद भी शिरकत कर ली है। असदुद्दीन ओवैसी जाकर के अपना कैंपेन मार्केट स्टार्ट करते हैं और वहां पे हमारी कवरेज भी चल रही है। और सौरभ घूम घूम के पूछ रहे हैं क्या हाल है यूपी। ये सारी बातें हम करने वाले हैं, जो घट रहा है उसे समझने वाले हैं और समझने में हमारी मदद करेंगे हमारे साथी हिमांशु मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप इंडिया टुडे के लिए बीजेपी कवर करते हैं। धन्यवाद आपका। हमारे राहुल श्रीवास्तव जी होंगे जो नेशनल अफेयर्स एडिटर हैं इंडिया टुडे के लिए और लगातार हमें गाइड करते रहते हैं। हमारे साथ शरद प्रधान जी भी होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट जो उत्तर प्रदेश से हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सौरभ तो आ ही गए हैं। पहला सवाल मेरा राहुल जी के लिए है। हम ये देख रहे हैं कम से कम सपा और बसपा की भी जिस तरह से वहां पे कार्यक्रम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा लग रहा है कि जो ओबीसी गोलबंदी भाजपा कर ले गई थी पिछले चुनाव में 2017 में, उसके बाद अब बाकी पार्टीज को ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मणों को ही किसी तरह से कोट करके वो अपनी स्ट्रैटेजी आगे ले जा सकते हैं। वो एक चांस बन सकते हैं इलेक्शंस में। क्या यही चीज आप भी देख रहे हैं सर? बिल्कुल निखिल, देखिए एक कवायद जो शुरू हुई, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में फॉलो करी, उन्होंने बीजेपी का जो वोटर डेमोग्राफिक बेस था उसको शिफ्ट किया है और उस शिफ्टिंग को बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से शिफ्ट किया गया। उसके कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी थी। ग्राउंड रियलिटी ये थी कि 2007 में जब मायावती एक नए स्वरूप में आई और उनका रेनबो कोalition सामने आया, जो कि एक रेनबो कोalition की कोशिश था चुनाव से पहले। पॉलिटिक्स में नई कोशिश थी कि एक तरफ नारे लगते थे कि तिलक तराजू तलवार इनको मरद से चाल, और दूसरा नारा आया 2007 में कि हाथी बढ़ता जाएगा ब्राह्मण शंख हो जाएगा। तो एक नई सोशल केमिस्ट्री की कोशिश मायावती ने की। उसका बेसिक कारण ये भी था कि जो दलित वोट है और जो उसके साथ जो बीएसपी को मुस्लिम वोट की उम्मीद रहती थी, वो वोट अकेले अपने आप में इतना सक्षम नहीं कि अक्रॉस यूपी मायावती को एक मेजॉरिटी के पार लांघने में मदद कर दे। जो एक्सपेरिमेंट हुआ मायावती के द्वारा, वो बड़ा यूनिक था। और उस जरिए से आप देखिए कि मायावती उस समय पे 2005 जीत करके मेजॉरिटी के सत्ता में आ गई, जो कि 1989 के बाद से आप देखिए कि मेजॉरिटी वर्डिक्ट उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे थे। लेकिन उसका एक हश्र हुआ निखिल, हश्र ये हुआ कि उन 5 सालों में जो ब्राह्मण वोटर था, वो एक बात याद रखिए कि चाहे जितनी बड़ी बातें की जाए, आध्यात्मिक बातें हों, वो सत्ता सुख के लिए गया था बीएसपी के साथ। और सत्ता सुख में गया वोट 5 साल बाद ये रियलाइज कर पाया कि उसकी वो सुनवाई नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी से नाराज था तमाम कारणों से, मंदिर या तमाम मुद्दे थे, या बीजेपी में वो अपील नहीं बची थी बाबरी मस्जिद के ध्वंस और राम मंदिर के एजिटेशन के बाद से।
तो वो मायावती के साथ गया था, लेकिन उस जाने के बाद उसको ये लगने लगा 5 सालों बाद कि इस वोट में को देने में उनको बार्गेन में वो मिलता नहीं है। देखिए, बड़ी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप थी और इसके कारण वो ब्राह्मण वोट जो है वो मायावती और बीएसपी से छिटका। लेकिन मायावती की का जो स्लाइड था उस समय पे, नाराजगी थी लोगों की, उसको एनकैश करने के लिए एक नया सितारा उभर रहा था राजनीति में उत्तर प्रदेश की, वो था अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव की जो अपील थी और मायावती से जो नाराजगी थी, वो अखिलेश यादव की झोली में गई, क्योंकि बीजेपी उस समय 2012 में तैयार हुई थी और इसका उसे फायदा हुआ। लेकिन इसी इसी घटनाक्रम में अगर आप आगे चलें तो 2017 आते आते नरेंद्र मोदी नाम का एक फैक्टर आ गया था। नरेंद्र मोदी एक यूनिफायर था। ओबीसी की पॉलिटिक्स ही नहीं, एमबीसी की पॉलिटिक्स बड़ी बेहतरीन खेली गई। नाराज अपर कास्ट जो ब्राह्मण है, उसको इशारा हो गया कि साहब देखिए, आपका इन पार्टियों के साथ गुजर नहीं है, आपका ट्रेडिशनल घर जो है वो बीजेपी है। और इसको लेकर के बीजेपी की सक्सेस स्टोरी बनी। लेकिन एक बहुत ही महीन काम जो हुआ नरेंद्र मोदी सरकार और अमित शाह की पॉलिटिक्स के जरिए, वो शिफ्टिंग ऑफ द पॉलिटिकल बेस है। आज की तारीख में बीजेपी जीतती है तो ओबीसी एमबीसी के दमखम से, ओबीसी यानी जो कि नॉन यादव ओबीसी है, उसके दमखम से। इसीलिए जब अबकी जुलाई के महीने में शुरुआत में नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट का फेरबदल किया, तो एक बड़ा खास मैसेज भेजा गया हर एक जर्नलिस्ट को जो पीएमओ कवर करता है, हिमांशु उसमें शामिल है, कि 27 ओबीसी मिनिस्टर हो गए हैं इस सरकार में। ये 27 ओबीसी मिनिस्टर, निखिल, मैंने 1986 से जो पत्रकारिता में आज तक हमारे इतने मंत्री ओबीसी हैं। जब हम सवाल पहले पूछते थे कि साहब आपने किस जाति के बैलेंस को स्ट्राइक करने के लिए किया है, तो उन्होंने कहा था साहब हम काम देखते हैं, जाति नहीं देखते। ये जवाब हुआ करते थे। लेकिन इस बार ये मैसेज बड़ा क्लियर दिया गया कि इस कैबिनेट एक्सपेंशन की एक मंशा है। उसके बाद देखिए ओबीसी रिजर्वेशन को जो लेकर के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से व्यवधान था, उसको हटाया गया। सरकार ने उस पर काम कर दिया। कुल मिलाकर के आप समझिए कि एक ओबीसी डेमोग्राफिक शिफ्टिंग ऑफ द बेस किया है बीजेपी ने अपने वोट बैंक का। शरद जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। राहुल जी बीजेपी की बैकग्राउंड बताने लगे थे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सपा, बसपा और कांग्रेस जिस तरीके से फोकस कर रहे हैं ब्राह्मण वोट बैंक पे, पूरी एक अरिथमेटिक समझाई जाती है कि उत्तर प्रदेश में 3 बड़े जातीय समूह हैं, जिसमें मुस्लिम हैं, जाटव हैं। मुस्लिम को और अलग कर लें क्योंकि उसको हम जाति समूह की तरह नहीं, धार्मिक समूह की तरह देखते हैं। और जाति समूह के तौर पे जाटव, यादव और ब्राह्मण, ये तीनों दहाई में माने जाते हैं। ठीक है। तो और ब्राह्मण ब्लॉक को एक मोबाइल ब्लॉक माना गया पिछले 15 साल में, बिफोर 2014, कि वो बसपा के साथ भी गए, फिर बसपा से उनका मोहभंग हुआ, तो एक टैक्टिकल वोटिंग के तौर पे सपा के साथ भी चले गए। आज की तारीख में सपा भी परशुराम को आगे बढ़ा के राजनीति कर रही है। मनोज पांडे, अभिषेक मिश्र, इन सबको आगे करके प्रतिमा लगाने की बात कर रही है। बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, जिसको वो कानूनी पेच ना फंसे तो प्रबुद्ध सम्मेलन कह दिया गया, मायावती के हाथ में त्रिशूल हो गया। इनकी कैलकुलेशन क्या है? क्योंकि ग्राउंड पे मुझे इसका रेजोनेंस उतना दिख नहीं रहा है। शरद जी। बिल्कुल सौरभ, मैं पूरी तरह से आपकी बात से एग्री करता हूँ। ग्राउंड पर रेजोनेंस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सब ये ड्रामेबाजी ज्यादा है। और ये जहाँ तक मायावती का सवाल है, एक तो जो उस टाइम की सो कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग को मीडिया ने इतना ज्यादा हाइप कर दिया था, जो कि उतना बड़ा फैक्टर नहीं था उस टाइम। बड़ी क्लियरली, अगर जिस सबने आपने देखा है, जो एंटी मुलायम फैक्टर था वो मायावती को ज्यादा कारगर रहा बनस्पत इसके। उसी वजह से ये भी कारगर हो पाई है सोशल इंजीनियरिंग, कि लोगों ने कहा कि बस इस वक्त यही पोटेंशियल है, पावर पोटेंशियल है, इसके तरफ जाओ। लेकिन उस चीज को बड़ा दबा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि एंटी मायावती फैक्टर लेके आया अखिलेश को। और आज की डेट में दोनों जने जिस तरह लगे हुए हैं ब्राह्मण वोट, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके का ये प्लान्स इनके चल रहे हैं कि भाई इससे इनका ब्राह्मण वोट आ जाएगा इनके पास, वो आई एम श्योर कि उनको खुद भी मालूम है कि ये तरीका कोई माने नहीं है। आम धारणा ब्राह्मणों के बारे में ये होती है और समाज ये मानता रहा है कि वो सबसे इंटेलेक्ट बहुत हाई होता है। लेकिन मायावती की नजर में शायद इससे ज्यादा बेवकूफ कम्युनिटी नहीं है, क्योंकि अगर वो ये सोचती हैं और बिलीव करती हैं
कि सतीश मिश्रा के सरयू के किनारे खड़े होकर के अपना जनेऊ दिखला करके अपील करना और सारे ब्राह्मण जो है भेड़ बकरियों की तरह चले आएंगे, इससे ज्यादा फूलिश स्टेप नहीं हो सकता। और ये बिलीव करना, मेरा ख्याल मायावती का जो मेन पर उनको भी अंदाजा है इस चीज का जरूर होगा। और लेकिन मायावती का पर्पस ये नहीं, क्योंकि मायावती ऑलरेडी बड़ी क्लियरली दिखला चुकी है कि वो किस तरीके से बीजेपी की टीम भी है। और ये सडन प्रेम जो जागा है, मैं और एक चीज मैं और बता दूं, ये अगर रियल सेंस में कमिटमेंट के साथ जागा होता तो जिस तरह मायावती अब इतने वर्षों पहले तो कागज लेके पढ़ती थी, अभी उस दिन भी जो इन्होंने प्रबुद्ध वर्ग, सो कॉल्ड प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को एड्रेस कर रही थी, कम्युनिटीज के नाम तक कागज से एक एक पढ़ पढ़ के बोल रही थी। तो ये दिल से आवाज नहीं आती, ये मैकेनिकल है जिससे कोई कमिटमेंट नहीं है। और मेरे ख्याल ज्यादा उनका पर्पस ये नहीं है कि उनका पर्पस है बीजेपी का काम कर रही है किस तरीके से अगर ये ब्राह्मण वोट योगी आदित्यनाथ से नाराजगी की वजह से ड्रिफ्ट कर जाता है कहीं अखिलेश की तरफ, क्योंकि ब्राह्मण वोट इज लाइकली टू गो उसी तरफ जहां पावर पोटेंशियल हो, जो जिसमें मेन ताकत है। और अगर नाराजगी ज्यादा है बीजेपी से तो जाहिर है कि वो अखिलेश की तरफ जाएगा। उसको किस तरह से डिवाइड किया जाए, ये गेम बीजेपी का है। तो ये आज हालांकि ये मुद्दा अभी नहीं है, लेकिन ओवैसी भी वही काम कर रहे हैं कि मुसलमानों का वोट डिवाइड करना है, और मायावती ये काम कर रही है किस तरीके से ये वोट डिवाइड हो जाए। और दूसरी तरफ ये भी एक उसके पीछे उद्देश्य है कि उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ी रहे। सबको मालूम है मायावती का इलेक्शन टाइम जो होता है फंड रेजिंग एक्टिविटी होती है, तो टिकट बाकायदा बिकते हैं, और तो अगर वैल्यू आपकी मार्केट वैल्यू रहेगी तो आपको अच्छा रेट मिलेगा टिकट का, तो वो मायावती का पर्पस सर्व हो जाएगा इससे। चलिए शरद जी एक बड़ा और दिलचस्प दावा कर रहे हैं। हिमांशु भाई, मैं आपके पास आऊंगा, और थोड़ा सा इस बार समय की थोड़ी सी कमी है, तो सब लोग अपने जवाब थोड़े से टू द पॉइंट रखेंगे, हम भी कोशिश करेंगे। हिमांशु भाई, ये हमने देखा कि संगठन के व्यक्तियों के बजाय मंत्रियों को राज्यों का जिम्मा दिया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब, देवेंद्र फडणवीस हालांकि गोवा में है, बाकी भूपेंद्र यादव को मणिपुर का, और धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में एक भारी भरकम टीम, इसमें सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, उनको यूपी का। क्या संगठन की क्या सोच थी बीजेपी की दिल्ली में? देखिए, खासकर अगर मैं यूपी की बात कहूं तो उसमें सौरभ दो चीज तो बिल्कुल साफ नजर आती है कि बीजेपी कास्ट को ध्यान में रखते हुए वहां कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाने की कोशिश की है। धर्मेंद्र प्रधान के पास एक्सपीरियंस बहुत है, अगर हम देखें संगठन की दृष्टि से, चुनावी दृष्टि से। संगठन की दृष्टि से देखें तो राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी दोनों की टीम के अंदर जो है वो महासचिव के तौर पे काम कर चुके हैं। पिछले 7 साल से वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और उन्होंने संगठन के तौर पे प्रभारी रहते हुए उत्तराखंड, कर्नाटक के चुनाव देखे हैं, बिहार और बिहार का 2010 का चुनाव, 2015 में वो इंचार्ज रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने कई इलेक्शंस में 2017 में भी उत्तराखंड में वो को इंचार्ज थे जेपी नड्डा के साथ। अब उनके अलावा अनुराग ठाकुर हैं, वो जिस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, वो राजपूत समाज को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जम्मू कश्मीर के जो पंचायत चुनाव हुए थे उसके अंदर वो इंचार्ज थे। अर्जुन राम मेघवाल पुडुचेरी में। नहीं सर, मैं हिमांशु जी, मैं बीच में मैं जो आपसे कह रहा हूँ अनुराग ठाकुर की उस खास कॉम्बिनेशन के लिए यूपी में जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ पर्याप्त है, ऊपर से राजनाथ सिंह भी है। नहीं, अब वो है, लेकिन आप देखिए ना कि एससी के तौर पर अर्जुन मेघवाल आ जाते हैं। आप देखिए कि भूमियार 2% से कम है और वहां पे विवेक ठाकुर है। आप देखिए अन्नपूर्णा देवी यादव हैं और झारखंड की 2019 के चुनाव से पहले पार्टी में आती हैं, और वो उपाध्यक्ष बनाई जाती है, अभी मंत्री बनी है जो रिसेंट रिशफल हुआ। तो कास्ट कॉम्बिनेशन को भी साधने की कोशिश की गई। अब इनका कितना इफेक्ट होगा जमीन पे, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि अंतिम जो रणनीति है उत्तर प्रदेश की वो गृह मंत्री अमित शाह डिसाइड करेंगे, जेपी नड्डा उसको इंप्लीमेंट कराएंगे। क्योंकि 2014 से पहले की बीजेपी को हम सब जानते हैं, और उसमें नॉन यादव ओबीसीज को जोड़ना और संगठन को जोड़ना, बाहर से लाके और संगठन के लोगों को साथ लाकर उन्होंने जो 2014 के परिणाम दिए, 17 में आए और 19 में आए, जब एसपी और बीएसपी एक साथ एक मंच पे चुनाव लड़े। अब अलग अलग है। तो ये सारी चीजें, अंतिम रणनीति जो होगी, कैसे दलों को मनाया जाएगा, कैसे और लोगों को लाया जाएगा, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस तरीके से किस कास्ट को कैसे आप अपने साथ लाएंगे, ये सारी रणनीति जो है गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा,
की देखरेख में होगी। और पूरा कैंपेन जो है, मैं अगर मेरी जानकारी जहां तक है, वो प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर होगा, योगी का चेहरा पीछे रहेगा। ये एक बीजेपी की स्ट्रेटेजी होने वाली है। हिमांशु जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी की ये स्ट्रेटजी होने वाली है कि योगी का चेहरा पीछे रहेगा, नहीं, योगी का चेहरा बीजेपी रहेगा, लेकिन मैं प्राइम ये कह रहा मिनिस्टर हूँ आगे रहेंगे। देखिए, 12-14 जिलों का मैं दौरा कर चुका हूँ, पूरे 75 जिलों में घूमने का इरादा है। योगी यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े वोट कैचर हैं, है ना, और लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा वोट हासिल करने की दृष्टि से। बाकी सोशल इंजीनियरिंग और लोकल एंटी इनकम्बेंसी, एमएलए, वो सब चीजें हैं। तो खैर, रणनीति पार्टी की है, हम तो सिर्फ जो ऑब्जर्व किया ग्राउंड पे वही बोल सकते हैं। राहुल जी, आपके पास आऊंगा मैं। एक खबर ये चल रही है, हमने भी जमीन पे सुनी कि साहब, खेल तो भाजपा वर्सेस सपा है, ठीक है, और अब भाजपा वर्सेस सपा के खेल को कैसे और दिलचस्प बनाया जाए, इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं। हमसे कई लोगों ने कहा, सहारनपुर के, अमरोहा के, कि जमानत बच जाए उनकी बहुत है। और दूसरा दावा फिर आया कि मायावती की जो पार्टी है बसपा, वो भी बढ़ चढ़ के मैदान में दिखे। ये किसके लिए फायदेमंद होगा, बहुत स्पष्ट है। आप, राहुल जी, बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से। चेक 1 2। हाँ जी, तो बड़ा मसला ये है कि आप इस पूरे पॉलिटिकल कॉम्बिंग को किस तरह से देख रहे हैं, ये लास्ट टिप्पणी लेंगे आपसे। देखिए सौरभ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इन दोनों की रोजी रोटी जो पॉलिटिकल चलती है वो इसी राज्य से चलती है, वो कहीं बाहर से नहीं चलती। बीएसपी कोशिश कर रही है अकाली के साथ पंजाब में, लेकिन वो अभी एक नैया ऐसी है जो कि इसको शुरुआत होनी बाकी है। ऐसे में कहा जाए कि वो एक बी टीम की तरह प्ले करना चाहेगी, ये मैं थोड़ा सा इसमें डिसएग्रीमेंट है। जहां वो अपने कैंपेन में, अपने तरीकों में कितनी सफल होगी, जैसे शरद कह रहे थे कि ग्रामीण जो वोट है वो टैक्टिकल वोट है, वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप के लिए जाता है, और कहीं अगर उसकी रिलेशनशिप कहीं उसमें इमोशन और इमोटिव अपील है तो वो बीजेपी के साथ है। इसको लेते हुए आपकी बात बिल्कुल सही है कि लड़ाई चाहे जो भी हो, इस समय पे अखिलेश और योगी आदित्यनाथ की होगी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की होगी। क्यों? क्योंकि बीएसपी की प्रॉब्लम इस समय पे ये है कि उसका काडर सत्ता से एक तो काफी लंबे पीरियड तक बाहर रह चुका है, और लगातार हार होने के बाद से एक सेंस ऑफ डिजेक्शन है। उतना वो जो एक एनर्जेटिक फील देखता था मैं समाजवादी बीएसपी के काडर में 2007 से पहले और थोड़ा सा उसके बाद से, वो मुझे उसके काडर में नहीं दिखता है। कैंडिडेट सिलेक्शन में मायावती के लिए जो शरद पवार जी ने कहा, वो उनके कैंडिडेट सिलेक्शन में जो एक समय हुआ करता था कि किसी को भी खड़ा कर दो वो चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि उनका वोट केमिस्ट्री अच्छा था या अरिथमेटिक अच्छा था, वो देखने में कम मिल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमएम के लिए भी यही कहा जाता है कि वोट कटुआ है। हालांकि मैं कभी भी ये किसी के लिए नहीं कहता हूं कि वोट कटुआ, क्योंकि वो अपनी तरफ से वोट जीतने की कोशिश कर रहे हैं, सीटें जीत चुके हैं, बिहार में उनका परफॉर्मेंस ठीक रहा है और उन्होंने कई लोगों को सरप्राइज भी किया। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि इस सब का फायदा किसको होगा। राजनीति की जो पूरी बिसात होती है कि अगर हाथी एक चाल उधर चलता है और गला इधर घोड़े का कटता है, तो शह और मात के गेम में रानी और राजा किसको फायदा होता है, वो एलिमेंट जो है कि उसमें बीजेपी को डेफिनेटली इन सब की प्रेजेंस से फायदा होता है, मल्टीपल डिवीजन ऑफ द मुस्लिम वोट की वजह से। हालांकि मुस्लिम यूपी के अब इतने समझदार हो गए हैं कि वो पहला ये देखते हैं कि इस कॉन्टेस्ट में सबसे ज्यादा बीजेपी को हराने में सक्षम कौन है, और इस कारण से कोई असदुद्दीन ओवैसी ये सोच रहे हो कि मैं बीजेपी के लिए वोट काट दूं, ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल बात है। वो सीट अगर जीतने की हालत में तो सीट जीत सकते हैं, लेकिन बीएसपी जो है इस खेल में कहीं नंबर 3 की प्लेयर दिख रही है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जो ये नए मूवमेंट हुए हैं मायावती जी की तरफ से ब्राह्मण वोट को लेकर के तमाम सम्मेलन, सौरभ मेरे ख्याल से एक 2 साल का वक्फा रहा है जो कि मायावती जी की तरफ से एक पॉलिटिकल साइलेंस का, वो पॉलिटिकल साइलेंस जो है उसमें उनकी पॉलिटिकल मैप पे प्रेजेंस जो नहीं दिखी है, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं उसके कारण उनका काडर शिथिल है थोड़ा, और थोड़ी उनकी स्ट्रैटेजी पब्लिक तक पहुंचने में कहीं ना कहीं मुश्किल होगी, और ये चुनाव के लिए काफी क्रिटिकल साबित होगी। चलिए राहुल जी, आप एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े,
इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शरद प्रधान जी, आपके पास आएंगे। राहुल जी की टिप्पणी हमने सुनी। एक आखिरी टिप्पणी मैं आपसे चाहता हूं कि आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के चुनाव के क्या बड़े मसले होने वाले हैं, क्या मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, एक तो बड़े जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, वो बार बार घूम फिर के हिंदुत्व को प्रोजेक्ट आगे आगे रखेगी, क्योंकि जिस तरीके के मेजर्स वो लेते जा रहे हैं, जब कोई जरा सी भी बात होती है आदमी हिंदू मुसलमान, तो ये बहुत बड़ा ये मुद्दा रहने वाला है। अब जहां तक एक दूसरा जो फैक्टर है अलावा उसके, वो एक जो कोरोना के मिसमैनेजमेंट की वजह से लोगों को दुख झेलना पड़ा है, वो कहां तक मुझे लगता है ऑपोजिशन पूरा प्रयास करेगी उसको उभारने के लिए और वो जिंदा रखने के लिए। क्योंकि जब लोगों को ये याद दिलाया जाएगा कि भाई किस तरीके से उनके घर वाला, हालांकि ये इसके काफी काट बीजेपी सोच रही है कि किस तरह से भुलाने के लिए, लेकिन आई एम श्योर कि बीजेपी ये ऑपोजिशन इसको जिंदा रखेगा। और ये लोगों ने जो खुद झेला है, जो तकलीफें झेली हैं, जिस तरीके का लोगों की लाशें बह रही हैं और लोग जला नहीं पा रहे हैं, दफना रहे हैं लाशें, ये सब चीजें इलाज के अभाव में मर रहे हैं, एडमिशन के अभाव में मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। और ये जो प्रधानमंत्री और योगी बार बार दोहराते रहे कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, ये बात उन सबको चुभती है जिन्होंने देखा है कि हकीकत से ये बहुत परे है बात, और जिनके घर वाले खुद मरे हैं इस ऑक्सीजन। ये चीजें जो हैं, ये डेफिनेटली ये मुद्दा रहेगा। दूसरा, प्राइस राइज जो है वो इस तरीके से इतना ज्यादा हुआ है कि वो इशू रहेगा, और मुझे नहीं लगता है कि। और तीसरी बड़ी चीज है किसानों का आंदोलन। वो किसानों का आंदोलन ठीक है, अभी विजिबली दिखता है कि सिर्फ वेस्टर्न यूपी तक कन्फाइंड है, लेकिन मुझे लगता है अंदर अंदर जो है उसकी आग ईस्ट में भी वो आ रही है। और मतलब अंदर अंदर लोगों, क्योंकि वहां पे लोगों में ताकत नहीं है, वहां का किसान कमजोर है, ऊपर से बोलता नहीं है। वो ठीक है, वो 6,000 रुपए जो नरेंद्र मोदी जी भेजने वाले हैं और भेज चुके भी हैं, कुछ और भेजने वाले हैं, वो सब ले लिया जाएगा। लेकिन वोट देते टाइम मुझे ये मुद्दा रहेगा कि ये कहाँ तक ये जो है किसानों के मामले में किस तरीके से सरकार का क्या दिल से क्या कमिटमेंट है। अच्छा जी, ये मेजर इश्यूज होने वाले। ठीक है। हिमांशु जी, शरद प्रधान जी ने जो कहा कि आप उससे सहमत हैं, आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने वाले हैं? नहीं, देखिए सौरभ, एक बात आपने कही, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू है, महिलाओं की सुरक्षा का इशू बहुत बड़ा है। और दूसरा, मैं मान के चलता हूं बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि राम मंदिर एक इशू की तरह बीजेपी नहीं रेज करेगी। बीजेपी को ये मालूम है कि हमको नहीं करना, उसके लिए अपोजिशन पार्टी और कहीं ना कहीं उसकी तरफ से राम मंदिर को लेकर कोई ना कोई बयान आएगा जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इश्यूज बीजेपी बहुत चुनकर गुड गवर्नेंस की लेंथ पे खेलना चाहती है, और वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, मायावती भी अगर 2007 में जीत कर आई थी तो वो लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू था। ब्राह्मण एक अलग हो सकता है इशू, सही में लोगों ने प्रचारित किया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू हमेशा उत्तर प्रदेश में रहा है। जब भी कोई नई सरकार आती है उससे बहुत उम्मीद की जाती है। अगर अखिलेश 2012 में चुनकर आए थे तो लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू सबके सामने आया था। और 2017 में बीजेपी की वापसी में नॉन यादव, सोशल इंजीनियरिंग, ये सब फैक्टर्स थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू था। और मुलायम सिंह परिवार की आपसी लड़ाई जो सड़क पर आ गई थी, उसका फायदा भी बीजेपी को बहुत अच्छे ढंग से मिला था। इश्यूज में बीजेपी बिल्कुल ये कोशिश करेगी कि चुनाव से पहले जाट आंदोलन किसी तरीके से समाप्त किया जा सके। बात जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार सरकार चाहती है कि किसान बातचीत के लाए। अब देखना यह है कि किसान पहल करेंगे या सरकार, क्योंकि सरकार बातचीत करना चाहती है और इशू को खत्म करना चाहती है। प्राइस राइज एक इशू हो सकता है, लेकिन एक तरीके से अभी जो किसान सम्मान निधि की बात शरद जी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इन सब चीजों को कम करता है प्राइस राइज के इशू पे। पेट्रोल के कीमतें तो बढ़ी हैं, उससे लोग सब चिंतित हैं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज बोलता हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को एक एज है गुड गवर्नेंस के नाम पर, और जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हैं अलग अलग शहरों में। वाराणसी का हम सब लोग देखते हैं मॉडल कि वाराणसी है, या प्रयागराज में जिस तरीके से जो है कुंभ एक सक्सेस के तौर पे देखा जा सकता है। इस तरीके के बहुत से इश्यूज हैं। कोविड काल में सच में एक मिसमैनेजमेंट था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से
सेकंड वेव में बाहर आए और 40 जिलों के उन्होंने दौरे करे और लोगों से मुलाकातें की। एक तरीके से उन्होंने कोशिश की कि चीजों को जल्द से जल्द मैनेज किया जाए, लेकिन लोगों को तब तक नुकसान हो चुका था। अब क्योंकि अभी भी चुनाव में लगभग 6 महीने बाकी है, तो बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि उनकी स्ट्रेटेजी गुड गवर्नेंस पे रहे और उनका कोर वोटर उनके पास रहे। अब देखना यह है, क्योंकि सबकी निगाहें ब्राह्मण वोट्स पे है और ब्राह्मण वोट छिटकता है या बीजेपी के साथ रहता है। दूसरी तरफ बीजेपी की बड़ी कोशिश है, जाट वोटर पिछले दोनों चुनावों में बीजेपी के साथ खुलकर आया और ये माना जा सकता है कि अजीत सिंह, क्योंकि जाट लीडरशिप जाटों के नेता माने जाते हैं, उनको उतना वोट नहीं मिला दोनों चुनावों में। अगर हम देखें 14 में भी, 17 में भी और 19 के अंदर भी, तो एक तरीके से ये जरूर बीजेपी की कोशिश होगी कि जाट जो नाराज है उसकी नाराजगी को दूर करके साथ लाया जाए और अपनी सोशल इंजीनियरिंग छोटी छोटी पार्टियों के साथ जो वो बनाने की एक्सपर्ट्स भी है वो आगे आके काम करे और दोनों इश्यूज, गुड गवर्नेंस महिलाओं का और साथ ही साथ बिजली और सड़क, ये उनके डेवलपमेंट के इश्यूज रहेंगे। जी शरद जी, क्विकली अपनी बात को। मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि हिमांशु ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन ये बातें तब ये ज्यादातर वो लोग बिलीव करेंगे जिनको योगी आदित्यनाथ की पब्लिसिटी से जो इफेक्टेड हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा बम्बार्डमेंट है इस झूठ की पब्लिसिटी के जरिए से। आप सोचिए सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है पब्लिसिटी पे, और जिसमें सच से बहुत परे है बात। आप तो ग्राउंड पे जा रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कितना लोग इस बात में बिलीव करते हैं या नहीं बिलीव करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुधर गया है, ये इस और महिलाओं की बड़ी सुरक्षा हो रही है। लोग हाथरस भी भूल जाएंगे, लोग शाहजहांपुर भी भूल जाएंगे, लोग उन्नाव भी। शरद जी, मुझे नहीं पता कि आप या हिमांशु पिछले दिनों में कितना घूमे हैं, है ना। आई एम नॉट द राइट फेलो टू कमेंट ऑन दैट। मैं अभी 75 जिले घूमने हैं, 12 घूम चुका हूं। और प्रचार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं तो आपको बता दूं, जो इनके पक्ष में सबसे बड़ी चीज है, आम आदमी कह रहा है, जिन वोटर्स ने ऑन कैमरा ये कहा कि हम मायावती के या अखिलेश यादव के साथ हैं, ऐसे दलित और मुस्लिम समाज के वोटर्स में भी एक बड़े तबके ने लॉ एंड ऑर्डर पे योगी सरकार की तारीफ की है। जो आप कह रहे हो कि हाथरस भूल जाएंगे, अभी मैं हाथरस नहीं गया हूं, लेकिन हाथरस मुद्दा नहीं है उतना बड़ा जितना ऑपेड में दिखता है। ये जो ग्राउंड की चीज है, जो इस सरकार के लिए कमजोरी की बात है, वो है बिजली के बिल को लेकर रूरल सेक्टर में लोग बहुत नाराज हैं। बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसमें तमाम तरह की शिकायतें आ रही हैं। बहरहाल आप दोनों लोगों ने इतना समय दिया। जी हिमांशु, आपको जोड़ना चाह रहे हैं, क्विकली बताइए। मैं एक ही चीज जोड़ना चाह रहा था, वो इसीलिए जो बात आप कह रहे थे ना कि योगी का एक, मैं सच कह रहा हूँ सौरभ जी, योगी आदित्यनाथ ने अपना एक वोट बैंक जरूर बनाया है। बीजेपी में ऐसे बहुत कम नेता हैं जिनका खुद का वोट बैंक है। अगर किसी ने सच में अपने एक वोट बैंक को तैयार किया पार्टी के वोट बैंक के अलग जाकर, तो उसमें योगी आदित्यनाथ है। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी डीमेरिट भी है, और वो डीमेरिट यही है कास्ट। जिस कास्ट को लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, लोगों ने उनके ऊपर कास्टिज्म के आरोप लगाए हो, और सच में कई बार वो दिखाई देता है। और इसी कारण से उनके चेहरे से ज्यादा बड़ा प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक कह सकते हैं कि बीजेपी के वो नेता है जिन पर लोग भरोसा करते हैं, और जो बात आप जरूर उठाई। और जो बात हिमांशु आपने नहीं की कि प्राइम मिनिस्टर भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, ओबीसी से बीजेपी लाभ ले, अगर वो बीजेपी लाभ लेना चाहेगी, वो सोशल इंजीनियरिंग बिगड़ जाएगी ना। वो माइक्रो लेवल पे उन्हें मैनेज करना, बस बिल्कुल माइक्रो लेवल पे मैनेज करना होगा। अब ये अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए है, कोई अपनी उपलब्धियों पे वोट मांगेगा और कोई सरकार की असफलताओं पर। हम आपको यूपी का हाल बताते रहेंगे। अगर आपकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी है तो लल्लन टॉप का नया चैनल है लल्लन टॉप यूपी, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। यहाँ पे आपको विस्तार से तमाम रब्ते और इनसाइट्स नजर आएंगे। शरद प्रधान जी, हिमांशु जी, आप इस बातचीत में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे बंगाल की सियासत के बारे में। सुर्खियों के लिहाज से शायद लोगों की नजर न जाए, लेकिन देश के इस पूर्वी कोने में कई अहम राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं। एक तरफ अभिषेक बनर्जी है, जिन्हें ममता बनर्जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया जाता है, सांसद है, ईडी ने उनसे पूछताछ की। उधर भाजपा के विधायक हैं जो एक एक करके टीएमसी के पाले में जा रहे हैं। मुकुल रॉय ने शुरुआत कर दी थी, उसमें और नए नाम जुड़े। इन सब के अलावा
बंगाल की सियासत में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, ममता बनर्जी जो भवानीपुर से बाई इलेक्शन लड़ रही हैं, उनकी क्या तैयारी है और राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि अंदर खाने खूब चर्चा है कि क्या ममता बनर्जी गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने में सफल होंगी, सबसे पहले तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए और उसके बाद लोकसभा के चुनाव के लिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल और ललन टॉप के हमारे साथी प्रशांत मुखर्जी। जयंत दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से नेता नगरी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं कि जो विधायक कुछ महीने पहले तक ममता बनर्जी के शासन को कुशासन बता रहे थे, टीएमसी के रूल को गुंडा राज बता रहे थे, जमीन पे वो क्या राजनीतिक परिस्थितियां हुई कि इन सबको एक एक करके उसी टीएमसी के पाले में जाना पड़ रहा है। क्योंकि बात से विधायकों की नहीं है, कई लोग ऐसे भी हैं जो विधायक नहीं है, चुनाव लड़े और वापस चले गए टीएमसी के खेमे में। कोई कह रहा है कि ये जो बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, मुकुल राय बनाम शुभेंदु अधिकारी चल रहा था और एक दिलीप घोष का भी पाला था, उसकी वजह से हुआ है। और कई ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि इस कदर दबाव है विधायकों के ऊपर सत्ता का कि उनके पास टीएमसी के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं, मतलब एक साथ मतलब बहुत कारण है, 3-4 कारण है। जैसे एक तो है जो हम देश के राजनीति में भी हम देखते हैं और देख चुके हैं कि आयरम गैरम की जो राजनीति, वो क्षमता के साथ राजनेता रहना चाहते हैं। तो जो क्षेत्रीय दल के लोकल लीडर हैं जो अभी बीजेपी में गए थे, उसको नेशनल लेवल में जो बीजेपी है उसके साथ वो कनेक्ट नहीं है। तो बंगाल के जो लीडरशिप है उसके साथ उसके जो संबंध है वो बीजेपी में ज्वाइन किए हैं अमित शाह जी को देख के, नरेंद्र मोदी जी को देख के, लेकिन वहां जो दिलीप घोष और जो स्टेट लीडर है उनके साथ कोई गहरा रिश्ता नहीं है। रैदर मुकुल रॉय के साथ ज्यादा रिश्ता था और शुभेंदु अधिकारी के साथ भी था। लेकिन अभी ये जो लोग हार गए हैं और 2-4 लोग जीत के भी, भाजपा एक पैन इंडियन पार्टी है। भाजपा में मतलब जो क्षेत्रीय दल में संभव होता है, भाजपा के लिए बहुत, उनके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। कितने हम दिल्ली में देखते हैं, कितने एमपी बन के लोग मंत्री बनने के लिए ख्वाब देखते हैं, लेकिन कितना समय बीत गया, मंत्री नहीं हो पाए हैं। हर समय सोचते हैं हमको कुछ मिलेगा। तो एक बड़ा दल होने के कारण यहाँ जो डिसिप्लिन है या जो स्ट्रक्चर है, मतलब उस हिसाब से, मतलब आपको अच्छा लगा है और मैंने आपको ज्वाइन करा लिया। तो इसीलिए मेरा कहना है कि क्षमता के लिए कोई पब्लिक अंडरटेकिंग, स्टेट पब्लिक अंडरटेकिंग का चेयरमैन थे कोई, मतलब ये हैव और हैव नॉट का सवाल है। दूसरी बात है, भाजपा में नेशनल लेवल में जो स्ट्रेंथ, और जो बार बार मैं कह रहा हूं, वो पश्चिम बंगाल में ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस है। और लगता है कि ममता बनर्जी जो जीत गया वो सिकंदर है और उसके साथ रहने से मेरा फायदा है। और दिलीप घोष और बीजेपी जो है वो हमको क्या दे सकते हैं? राज्यसभा मेंबर नहीं बना सकते हैं। मुझे लोकसभा का भी चुनाव अभी तो बहुत दूर है और वहां किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अच्छा, और तृणमूल के तरफ से भी जो हम लोग कहते हैं ना कि कांटा से कांटा का मतलब उखड़ने का जो राजनीति, तो जो भाजपा ने करते हैं, जैसे हम त्रिपुरा में भी देखते हैं, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वही करते हैं। मतलब बीजेपी अगर तृणमूल को तोड़ने की कोशिश करके चुनाव के पहले अपने पार्टी में तृणमूल को शामिल किए हैं, तो वैसे अभी तृणमूल भाजपा को तोड़ के भाजपा के लोगों को भी तृणमूल में लाके एक परसेप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो हो रहा है उसमें तृणमूल का पॉलिटिकली कितना फायदा होगा। मान लीजिए मुकुल राय आ गए हैं, लेकिन मुकुल राय आने के बाद ममता बनर्जी मुकुल राय को, एक तो मुकुल राय का हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, बाकी बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, जैसे राजीव बनर्जी हार गए हैं डोमजुल में, लेकिन स्टेटमेंट कर रहे हैं, तृणमूल में ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन अभी ऐसी स्थिति हो रहा है कि एक समय जैसे भाजपा का हुआ था, मतलब तृणमूल से आने से ही आपको लेना पड़ेगा, जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने स्टेटमेंट भी कर दिए थे कि हम सबको नहीं ले सकते हैं। आज वो स्थिति ममता बनर्जी को हो रहा है कि अगर वो वापस आ जाए तो उसमें कोई ममता बनर्जी का बहुत बड़ा कुछ फायदा हो जाएगा। और जो फायदा हुआ है, 200 के ऊपर सीट मिला है, अभी वो बीजेपी से आ जाएगा तो क्या अभी बाई इलेक्शन में सब जगह जीत जाएंगे? उनके तो एंटी इनकम्बेंसी, लोकल एंटी इनकम्बेंसी, वो सब एमएलए का भी था।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो बिग कैनवस पॉलिटिकल जो स्टोरी कहते हैं हम लोग, उसमें ये बहुत माइक्रो एलिमेंट्स हैं। इसमें कोई ममता बनर्जी का राजनीति में भी कोई बदल नहीं होगा, और हमारे लिए स्टोरी है, लेकिन कोई राजनीति में कोई लॉन्ग टर्म जो असर, भाजपा के लिए भी कोई ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ममता के लिए बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, मैं ऐसे इस इशू को नहीं देखता हूं सर। प्रशांत, योर टेक। हाँ, जयंतदा की सारी बातों से अग्रीमेंट में हूँ, बस इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा, पार्टी सोसाइटी वाली बात। बंगाल हमेशा से एक पार्टी सोसाइटी रहा है, सीपीएम का शासन इतने सालों में रहने के बाद। प्रशांत, आपको हमारे हिंदी भाषी दर्शकों को इस टर्म को थोड़ा विस्तार से मैं विस्तार से बता रहा था कि बंगाल एक पार्टी सोसाइटी रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पर, सीपीएम जो सत्ता में थी इतने सालों तक, उसने अपने पार्टी के कमिटियों के थ्रू वहां पर शासन चलाया था। जैसे कि उनके यूथ कमिटीज होते थे, क्लब्स होते थे, वो सारी चीजें जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी तय करती थी। जैसे किससे किसकी शादी होगी, किसके घर में क्या घर बन रहा है, तो कुछ डोनेशन आप पार्टी को चंदा दे दीजिए आपके घर बनाने के पैसे से। तो ये सारी चीजें जो आम बोलचाल में जो हम रोज मिलते हैं, वो क्लब में लोग जाके मिला करते थे। ये इस तरह का एक समाज था। छोटे छोटे डिसीजंस पार्टी कमिटीज तय किया करती थी, लोकल कमिटी, जोनल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट कमिटी तक। तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल में आने के बाद ये बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया, और वहां पर पार्टी सोसाइटी का कंट्रोल से इंडिविजुअल ये जो क्लब्स के नेता होते थे उनके कंट्रोल में चला गया। पहले पार्टी के कंट्रोल में था, अब इंडिविजुअल लीडरशिप के कंट्रोल में आ गया। वहीं से कट मनी, तोलाबाजी की बात उठने लगी। जो पैसा पहले पार्टी फंड में और पार्टी कमेटियों को जाता था, वो पैसा तृणमूल के इंडिविजुअल नेताओं को जाने लगा। तृणमूल कांग्रेस के अलग अलग नेता, एक इलाके में अगर 5 नेता होते थे तो 5 नेता कट मनी लेते थे। तो ऐसे में ये जो सिचुएशन बनकर आई, और दोबारा जब अब तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत गई है, तो ये जो नेता जो मलाई काट रहे थे, अब इनके हाथ से सब कुछ छूट चुका है। बहुत सारे ऐसे भी खबरें आती थी बंगाल से हमेशा कि एक ही गांव में रहते हैं लेकिन पीने का पानी और राशन की सुविधा अन्य पार्टी के लोगों को नहीं मिल रही है। ये सब कुछ पार्टी कमेटी से चलता था और पार्टी तय किया करती थी। इस वजह से ये लोग जो इस आश में गए थे कि बीजेपी में जाएंगे, उनकी सरकार बनेगी तो हम वहां भी मलाई काट पाएंगे, वो चीज नहीं हो पाया, और ये अब वापस बीजेपी छोड़ तृणमूल में शामिल होना चाहते। इसका एक उदाहरण ये भी है, दिलीप घोष का जो पूरा झाड़ग्राम वाला इलाका है, वहां पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन लोकसभा में हुआ था, लेकिन विधानसभा में खराब प्रदर्शन हुआ। पर खराब प्रदर्शन में कारण बताया गया कि पंचायतों में बीजेपी के जीते हुए नेता वही चीज करने लगे जो तृणमूल के नेता करते थे, मतलब कट मनी और पैसा खाना, ये सारी तमाम चीजें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझे लगता है जिस वजह से दल बदल हो रहा है। और इसमें कुछ आंकड़े, मतलब छोटे से मैं बता देता हूं कि दल बदल की शुरुआत तृणमूल के आते ही हो गई थी। उससे पहले डिफेक्शंस बंगाल पॉलिटिक्स में कहीं भी नहीं था। 2011 डिफेक्शन के नाम पे एक दो नाम लेते थे, ब्रतिन सेन गुप्ता, या चले गए वो सीपीएम छोड़ बीजेपी में, ऐसे एक आध नाम आप ले सकते हैं। लेकिन 2011 से अगर मैं 2021 तक बोलूं तो कांग्रेस के 2011 से 2016 तक कांग्रेस के 16 विधायक कांग्रेस छोड़ तृणमूल में शामिल हो गए थे। लेफ्ट के 6 विधायक तृणमूल में शामिल हो चुके थे। 2016 से 21 के बीच कांग्रेस के 18 विधायक तृणमूल छोड़े, लेफ्ट के 4 विधायक तृणमूल छोड़े। तो ये डिफेक्शन ममता बनर्जी का कोर है, ये उन्होंने बना के रखा था। वही डिफेक्शन को बीजेपी ने प्ले किया। अब जब बीजेपी चुनाव हार चुकी है, ये जो लोग मलाई काट रहे थे, इनके जो इंटरनल कॉन्स्पिरेसीज और इंटरनल ट्रबल्स थे, उससे उभरने के लिए ये अब वापस तृणमूल में आना चाहते हैं और मलाई काटना चाहते हैं। चलिए, मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से ये है कि बहुत ये बात चल रही थी कि चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर वाज कॉलिंग द शॉट्स, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे इसको लेके कुछ परमरिंग भी थी कि साहब हमें बता रहे हैं आके ये सो कॉल चुनावी रणनीतिकार की पार्टी कैसे चलानी है। कई जगह शफलिंग भी हुई थी उनके रिकमेंडेशंस पर, और कई लोगों ने कहा कि अभिषेक बनर्जी के लिए रास्ता साफ हो रहा है टीएमसी के ओल्ड गार्ड को हटाकर। तो फिर ये काउंटर आर्ग्यूमेंट आया कि अभिषेक बनर्जी के कहने पर भी टिकट नहीं बांटे गए, अवेलेबिलिटी का ख्याल रखा गया है। और जो एक ओल्ड स्टाइल पॉलिटिक्स है रूरल बंगाल में, जिसकी नुमाइंदगी केष्टोदा जैसे नेता करते हैं, उसको रिप्लेस करने की कोशिश चल रही है, और अभिषेक बनर्जी टीएमसी का नया चेहरा होंगे। क्या इन कुछ महीनों में अभिषेक बनर्जी का पार्टी पर और सरकार पर वैसा होल्ड दिखा है कि आगे उनके हिसाब से चीजें हों, उसके हिसाब से अलाइनमेंट शुरू हो? जयंतुदा। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं मैं उनके साथ सहमत हूँ।
क्योंकि जैसे आपने वो राजनीतिक उत्तराधिकार के बारे में जिक्र किए थे शुरू में ही, तो अभिषेक बनर्जी को धीरे धीरे मतलब ये तो अभी प्रोजेक्टेड हो गया है। और जैसे भाजपा अभिषेक को टारगेट कर रहे हैं, अभिषेक को टारगेट करने से भी राजनीति में कभी कभी टारगेट होने से भी इंपॉर्टेंस मिल जाता है। अभी देखिए ना, चुनाव के पहले अभिषेक बनर्जी के घर में सीबीआई और एनफोर्समेंट गए थे और छापा मारा था। तो अगर उसमें असर होता तो सिर्फ, जैसे मोहन भागवत जी भी कह रहे थे कि सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए बीजेपी हार गए हैं, इट्स ओवर सिंप्लीफिकेशन, उसमें भाजपा को नुकसान होगा अगर यही भाजपा सोचे कि रिलीजियस ध्रुवीकरण के लिए हार गए हैं, नहीं तो बाकी। जैसे अभिषेक बनर्जी अभी रैली करने जा रहे हैं त्रिपुरा में परसों। अभी वो बोल रहे हैं कि हमको जितने बार इच्छा बुलाओ, हम एनफोर्समेंट में आएंगे। तो दिल्ली में जैसे भाजपा चुनाव के समय भी सोचे थे कि ये ध्रुवीकरण की फायदा, ये जो अभिषेक को टारगेट करना, सीबीआई एनफोर्समेंट, उसमें नेता बनाने में, अभिषेक को नेता बनाने में तृणमूल के बहुत लोग इच्छुक नहीं थे। थैंक्स टू बीजेपी अभिषेक को जो इंपॉर्टेंस मिल गया है उसमें और ज्यादा वो आगे बढ़ गए। और भाजपा अगर ये अभिषेक के खिलाफ करते रहे, और उसमें जैसे जैसे हम नेशनल पॉलिटिक्स में मोदी जी भी जो इतना विक्टिम हुए थे कांग्रेस के समय, अमित शाह जी ने भी, उसमें अमित शाह जी का जो नुकसान हुआ उससे ज्यादा तो फायदा हुआ है। तो हमारे देश में ये एक अजीब तरीका है। इसमें कभी कभी देखिए ना, जितना आज भी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, राजनीति भी हो रहा है, तेजस्वी यादव भी मेन ऑपोजिशन लीडर बन के बिहार में राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा हम लोग कहते हैं, द होल सोसाइटी भ्रष्टाचार का विक्टिम है। कोई बड़ा इशू हम सोचते हैं, लेकिन कभी कभी होता है, जैसे बोफोर्स गांधी, राजीव गांधी को कहा गया था, लेकिन आज भी अभिषेक बनर्जी इज द मेन उत्तराधिकार, वो चला रहे हैं पार्टी। और एक समय जैसे मुकुल राय वाज द नंबर 2, अभी अभिषेक इज द नंबर 2, और इसीलिए अभिषेक ही चला रहे हैं। ये आप जो बोल रहे हैं उसके साथ सहमत है। लेकिन मैं सिर्फ इसमें एक चीज कहूंगा कि जो मलाई का इशू जो बोले हैं, अभी उसके मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं कि अगर ये मलाई के लिए ही सब कुछ हो रहा है, अगर ये कहेंगे, तो मुझे लगता है वो भी सिर्फ एक कारण में एम्फेसिस नहीं करना चाहिए। बहुत सारे कारण हैं। मलाई जो लेते थे उसको बीजेपी जो ले गए थे, वो ये स्टडी नहीं किया था कि किसने मलाई लेता है, किसने नहीं लेता है, तो वो मलाई उस समय बीजेपी के लिए फायदेमंद हुआ था क्या? तो इसीलिए मैं कहूंगा कि सिर्फ ये मलाई तो बीजेपी में भी लोग लेते हैं, तृणमूल में भी लोग लेते हैं। राजनीति में कौन राज्य है जहां मलाई नहीं है? मलाई के लिए लोग राजनीति करते हैं आजकल। तो वो जो मतलब ऑनेस्ट पॉलिटिशियन तो ढूंढना पड़ता है, वो अलग बात है, वो फिलोसॉफिकल चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि इसमें बीजेपी छोड़ के जो आ रहे हैं तृणमूल में, इसमें फायदा, पॉलिटिकल फायदा किसका होगा? सवाल ये है, मेन सवाल है कि भाजपा को, अगर भाजपा खुश है, ये जो मलाई खा रहे थे जा रहे हैं तो जाने दो, ये एटीट्यूड तो भाजपा का नहीं है। तो तृणमूल इसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और खींचना चाहते हैं। और इसके बाद देखिए ना, 77 से जैसे 2 सीट अभी बाई इलेक्शन है, एमपी हो गए हैं, वो 2 सीट में बीजेपी जीतेगा या हारेगा वो भी देखने लायक है। अभी भवानीपुर का चुनाव हो गया है, अभी कहां कहां बीजेपी जीतेगा कमिंग डेज में, उसके ऊपर भी बहुत सारा इवेंट विल क्रिएट दैट मोमेंटम। अगर मान लीजिए ममता बनर्जी हार गए इस भवानीपुर में, तब तो बीजेपी के लिए फिर से शुरू हो जाएगा वो इशू। अगर होता है, जो टेबरीवाल जो महिला बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोक्सपर्सन था बीजेपी का, बीजेपी तो सोच समझ के ममता बनर्जी को हराने के लिए वहां कैंडिडेट किए हैं, अगर वो हरा दिया, क्योंकि वहां गुजराती है, मारवाड़ी है, डेमोग्राफिक चेंजेस हुआ है, पॉलिटिक्स में एनीथिंग इज पॉसिबल, तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगा बीजेपी के लिए। तो अभी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिचुएशन बहुत वोलाटाइल है। और इस समय चुनाव जब भवानीपुर में है, उस समय बीजेपी तोड़ के जो आ रहे हैं, जैसे बीजेपी इसका फायदा लिया कि तृणमूल तोड़ रहा है, तो क्या तृणमूल का ये फायदा नहीं होगा कि बीजेपी तोड़ रहा है? ये लोकल लेवल में, लेकिन ये लिमिटेड है, ये कोई मेन रीजन नहीं हो सकता राजनीतिक फायदा के लिए। हम इसी चीज पे आना भी चाह रहे थे सर, आपने टच किया उसको भवानीपुर के बाई इलेक्शंस, और एक आपने कमेंट तो दिया ही। हम दोनों चीजें को जानने में दिलचस्पी रख रहे हैं और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि एक तो ममता बनर्जी का भवानीपुर से अपना कनेक्शन क्या है, और दूसरा बीजेपी का कौन सा वो पॉलिटिकल विजडम था जिसकी तरफ आपने एक इशारा कर दिया है कि उन्होंने प्रियंका टिब्रेवाल को वहां पे उनके खिलाफ खड़ा किया। अभी
जो पोस्ट पोल वायलेंस में जितने केसेस हुए हैं उनको भी प्रियंका टिब्रेवाल ने एक तरह से क्रूसेड की तरह लीड किया। कोर्ट्स में फाइल उन्होंने केसेस किए, हाई कोर्ट तक के वो गई हैं, और अभी तक के उनका प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा है, कम से कम नेशनल न्यूज में जिस तरह से वो आती हैं। लेकिन क्या जो पोल अरिथमेटिक वहां है, भवानीपुर में है, वहां पे उनके जीत की कोई संभावना है एक्चुअल? देखिए, पश्चिम बंगाल में टिब्रेवाल अभी एंटाली में बाई इलेक्शन असेंबली इलेक्शन लड़ी थी, हार गई है। उसके पहले म्यूनिसिपैलिटी में काउंसिलर इलेक्शन लड़ी थी, हार गई थी। इन स्पाइट ऑफ दैट बीजेपी व्हाई दे हैव चूजन, मैं कह रहा हूं कि इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। नंबर 1 है ममता बनर्जी को सिर्फ पॉलिटिकली हराना, दैट इज नॉट द बीजेपीज गेम। अभी बीजेपी का अगर 356 करके अभी तो वहां राष्ट्रपति शासन करना नहीं है, उसमें भी ममता विल बी विक्टिम। तो अगर आपको विधानसभा चुनाव तक अगर पॉलिटिक्स करना है, और 3 से 77 कम हो गया, लेकिन फिर भी इससे वेरी बड़ा रकम है, और भाजपा के लिए इट्स ए मेजर विक्ट्री। क्योंकि हम लोग बीजेपी पावर में क्यों नहीं आए, ये हाइप अमित शाह जी ने किया था, इसीलिए किया था कि वो 3 से 77 तो हुआ ना, तो जनरल जो है पार्टी का, उसको तो बोलना ही पड़ेगा ना, जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, जीतेंगे बोल के ही तो ये फायदा हुआ है। टिब्रेवाल जो है, शी इज ए वेरी गुड स्पोक्स पर्सन, शी कैन टॉक, इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, बंगला भी बोलते हैं, और मारवाड़ी समाज तो है ही, लेकिन जो नॉन बंगाली कम्युनिटी, ये जो भवानीपुर सीट में, भवानीपुर इट इज इन साउथ कैलकाटा, बट बाय नेचर इट्स ए नॉर्थ कैलकाटा। नॉर्थ कैलकाटा का जो ओल्ड सिटी का जो फेनोमेनन होती है, जैसे रेनेसा सिटी जिसको विवेकानंद, विद्यासागर सब लोग नॉर्थ कैलकाटा में, मतलब दैट वाज द बर्थ, साउथ कैलकाटा तो बाद में हुआ, लेकिन साउथ कैलकाटा में नॉर्थ कैलकाटा का फेनोमेनन सिर्फ भवानीपुर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां है। तो उसमें क्या है, वह बहुत बड़ा बड़ा गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा सिख संप्रदाय है, और आपको पता है कि नवान्नों के सामने सिख संप्रदाय के साथ जो हुआ था, और उस समय क्या क्या रिएक्शन हुआ था। तो जो डेमोग्राफिक चेंजेस मैं जो बोल रहा हूं कि परसेंटेज ऑफ नॉन बंगाली पॉपुलेशन, और टिब्रेवाल जो है महिला है, और वो बोलने में कोई मतलब वो एरोगेंट टाइप कैरेक्टर नहीं है। तो इसमें अगर जो इसके पहले जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, जिसमें काफी नॉन बंगाली वोटर तृणमूल को वोट ना देके बीजेपी को दिया था, जिसके कारण बीजेपी ने बोला था कि भवानीपुर छोड़ के भाग के नंदीग्राम क्यों ममता आ रही है, इसी के कारण बोले थे, क्योंकि वहां नॉन बंगाली वोट बैंक बहुत बढ़ गया था। तो वो वोट बैंक टिब्रेवाल अगर प्रोटेक्ट कर पाए, अगर वो बढ़ा पाए, मतलब वो खुद अगर ना भी जीते तो भी उसको अगर परसेंटेज ऑफ वोट, क्योंकि वहां मुस्लिम है 20% भवानीपुर, लेकिन वो 20% पूरी राज्य में 30% है, तो वहां 20% है। लेकिन बाकी जो नॉन कम्युनिटी, मतलब नॉन बंगाली कम्युनिटी जिसको कहते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जो असेंबली में बाहरी का इशू उठाया था, मुझे लगता नहीं है कि भवानीपुर में वो करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो उसको पैन इंडियन पॉलिटिक्स में जाने का इच्छा हुआ है, ऑपोजिशन पॉलिटिक्स। उसके लिए अगर आप बाहरी और ये सब करेंगे तो आप दिल्ली में तो आपको रिजेक्ट करेंगे ना, तो इसीलिए वो पॉलिटिक्स अभी वो खेल नहीं खेलना चाहते हैं। तो अभी देखना है कि टिब्रेवाल कितना परसेंटेज ऑफ वोट ऑफ द नॉन बंगाली क्लाइंटेल वो कितना ग्रैब कर सके, और बीजेपी का सम्मान, मतलब टॉकिंग पॉइंट कम से कम रहे कि हम इतना वोट मिला है, कम से कम ये भी अगर होगा तो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन तक वो कर पाएंगे। प्रशांत, इसी क्वेश्चन को लेके हम आपके पास भी आना चाहते हैं। सर ने प्रियंका के बताया, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ममता बनर्जी का अपना कनेक्शन विद भवानीपुर क्या है, 1, और दूसरा जो इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग से पहले हम बात कर रहे थे कि वेस्ट बंगाल में डिफेक्शंस होते हैं, लेकिन लोग अपनी पार्टीज नहीं छोड़ते हैं। वो सिंबल उनका पुराना बनना रहता है, लेकिन उनको जिस खेमे में जाके बैठना होता है वो वहां होते हैं। अब ये बड़ी दिलचस्प चीज लगी, जैसे हिंदी पट्टी में ज्यादातर हम यही देखते हैं कि अगर आप पार्टी छोड़ते हैं तो आपकी सांसदीय या विधायकी भी जाती है, नहीं जाती है तो आप स्पीकर के पास चले जाते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। वहां पे भी अगर आपकी दादागिरी चल जाए तो फिर आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आ जाते हैं। ये वेस्ट बंगाल में होता नहीं है, अभी भी होता दिख नहीं रहा है। शुभेंदु अधिकारी के जो पिताजी हैं वो अभी भी टीएमसी में ही हैं, तो इस फिनोमेना के बारे में भी प्लीज बताइएगा। इसमें प्रशांत एक सवाल मेरा भी सप्लीमेंट्री है कि थोड़ा सा दर्शकों को हम ये भी रिमाइंड कराएं कि ममता बनर्जी अपनी पुरानी सीट छोड़कर क्यों गई थी नंदीग्राम लड़ने के लिए, उसके पीछे की जो थी, वरना तो उनकी परंपरागत सीट थी। कई लोगों ने कहा कि नहीं साहब, पिछली बार भी हालत टाइट हो गई थी, 2012 में भी, 2017 में भी, 16 में कोई मार्जिन बहुत अच्छा नहीं था, ये सब बातें भी हुई थी, है ना।
हाँ, मुझे लगता है कि जो सप्लीमेंट्री सवाल है उसका 90% जवाब तो जयंतदा ने अपने रिप्लाई में दे दिया है कि डेमोग्राफिक चेंजेस जिस तरह से हुए थे और अभी भी फिलहाल जैसे बने हुए हैं, मारवाड़ी आबादी है, नॉन हिंदी भाषी आबादी वहां पर काफी है, तो ऐसे में ये लग रहा था। लेकिन ममता बनर्जी का जाने का पीछे का बड़ा रीजन था, वो हेड ऑन लेना चाहती थी शुभेंदु अधिकारी को, वो हेड ऑन लेना चाहती थी और वहां से वो उनके इमरजेंस पर को ही पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती थी, जैसा कि नहीं हुआ। और शुभेंदु अधिकारी आज अनडिस्प्यूटेड टॉलेस्ट लीडर बन चुके हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, और जिसका सेंट्रली भी कनेक्टेड है और स्टेट में भी लीडरशिप में है। इसके तमाम उदाहरण है सौमित्र खान के, जो उन्होंने रेजिग्नेशन लिखा था, और जो तमाम लीडर्स बोल रहे हैं। दिलीप घोष और उनके बीच में जो डिवाइड है वो सबके सामने आ चुका है। दिलीप घोष को ममता फिश फ्राई खिलाने बुलाती हैं लेकिन शुभेंदु को कुछ नहीं बोलती हैं। अटैक्स डायरेक्ट शुभेंदु पे हो रहे हैं, दिलीप पे नहीं हो रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं फोर पे आ चुका है। लोग देख रहे हैं कि शुभेंदु हैज इमर्ज्ड एज द टॉलेस्ट लीडर, जो बहुतों को हजम नहीं हो रहा है इस वक्त बीजेपी के अंदर। ममता का था कि वो जाए, शुभेंदु को उसके टर्फ पे हराए और उसको उसका जो इमरजेंस, जो पॉसिबल इमरजेंस उस समय देखा जा रहा था, उसको खत्म कर दे, जो ममता नहीं कर पाई। नंबर 1 जो सवाल ऑफ कोर्स निखिल ने उठाया वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। बंगाल के अंदर एक महिला है, सीपीएम के एमएलए हुआ करती थी, दीपाली विश्वास, उसकी 23 बार हियरिंग हुई स्पीकर के सामने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, लेकिन फिर भी उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो पाया। जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि 2011 से 16 के बीच 9 एमएलए कांग्रेस के छोड़ के चले गए तृणमूल के पास, उनका भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। 2014 में उनमें से एक सौमित्र खान एमपी बन गए, 2019 में बने, 2014 में वो टीएमसी से बने, 2019 में वो बीजेपी से बने, फिर भी उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। 6 लेफ्ट के विधायक गए, उनका भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। 2016 में चुनाव जीतने के बाद 18 विधायक छोड़कर गए, उनका भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये बड़ा ही एक दिलचस्प है कि आप वैसे तो पार्टी छोड़ चुके हैं। उदाहरण के लिए शिशिर अधिकारी जिनका जिक्र कर रहे थे निखिल, शिशिर अधिकारी काथी लोकसभा सीट से एमपी बने तृणमूल कांग्रेस के। लोकसभा चुनाव होने से पहले ही वो बीजेपी, मतलब लोकसभा विधानसभा जो बंगाल का हुआ, इससे पहले ही वो बीजेपी में शामिल हो गए, टीएमसी उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अभी भी उस सीट में बाइपोल नहीं हुआ है, अभी भी वो बने हुए हैं। वैसे ही जो बाकी लोग हैं, खैर अभी मुकुल रॉय को नोटिस जारी किया गया है, इसके अलावा तन्मय घोष को भी नोटिस जारी किया गया है, विश्वजीत दास को भी नोटिस जारी किया, लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने। ये तो हुआ है पिछले दिनों, लेकिन इससे पहले जितने भी डिफेक्शंस हुए थे उनमें कभी भी बाइपोल नहीं हुआ है। ये बहुत स्ट्रेंज फिनोमेना है और मतलब ये समझ भी नहीं आता है कि ऐसा कैसे चल रहा है कि बगैर मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के वो लोग अभी भी ऑन रोल्स एमएलए हैं दूसरी पार्टी के, जहां तक काम वो कर रहे हैं जो इस पार्टी में वो जाके शामिल हुए हैं उसमें। जयंत दा, अगला क्वेश्चन आपके लिए। हम एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की बात करना चाहते हैं वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स, जिनका जिक्र दिल्ली में भी होता रहता था, क्योंकि वो उनकी चर्चा उस तरह से थी, बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो जब तक के रहे तब तक के न्यूज में रहे, जिस तरह से उन्होंने रिजाइन किया उसने भी न्यूज बनाई, और वो कोइंसाइड कर गया जब उनको नहीं रखा गया मोदी सरकार के नए कैबिनेट में। क्या सिर्फ यही एक वजह थी या फिर और भी कुछ ब्रू कर रहा था जिसका मतलब आप ये कह लीजिए कि जिसका फिनाले था उनको कैबिनेट से बाहर रखना? देखिए, बाबुल सुप्रियो प्रधानमंत्री जी को मैंने बहुत नजदीक से देखा कि प्रधानमंत्री जी कितना स्नेह बाबुल सुप्रियो को करते थे। मतलब वो कुछ लोग कहते हैं कि बाबुल सुप्रियो को बाबा रामदेव बहुत पसंद करते थे, और उनके जो नॉमिनेशन के समय बाबा रामदेव जी ने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किए थे। मेरा कहना है वो तो बहुत सारे लोग बाबुल सुप्रियो, क्योंकि ही इज ए पॉपुलर सिंगर, बॉम्बे में लोग जानते हैं, लेकिन बाबुल सुप्रियो को प्रधानमंत्री जी, मतलब आपने बाबुल के जो पत्नी, बच्चे, सबको लेके, यूजुअली जो प्रधानमंत्री कभी करते नहीं है, अपने प्लेन में वो जो बाबुल के आसनसोल में जब रैली हुई थी तो वो परिवार लेके गए थे, और इतना फैमिली रिलेशनशिप, और प्रधानमंत्री जी के जो रूम में वो वॉकिंग करते थे वो प्रोजेक्ट लेके, और बहुत काम भी कर रहे थे, बहुत एक्टिव थे। बाबुल का प्रॉब्लम अचानक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि बाबुल का मेन प्रॉब्लम स्टेट लीडरशिप, खासकर दिलीप घोष के साथ हुआ।
और एक बार तो आसनसोल में प्रधानमंत्री जी की रैली में पब्लिकली दोनों का झगड़ा, मतलब वो लाइव टेलीकास्ट हो गया, क्योंकि बाबुल का कहना है कि मेरा जो फोटो है वो नहीं देते हैं, दिलीप घोष का, आसनसोल मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां दिलीप घोष और प्रधानमंत्री जी का फोटो है, मेरा फोटो नहीं है। ये पब्लिक एक वो कन्वर्सेशन चल रहा था। और दिलीप घोष और बाबुल सुप्रियो का ये जो मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रॉब्लम, ये बेसिकली जो रूट इधर है। लेकिन अभी क्या हुआ, मंत्री से हटाने से कारण वो इमोशनल हर्ट हुआ। उनको ये सोचा ही नहीं था कि प्रधानमंत्री जी आपने जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, और इसीलिए अभी वो कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकली जो होता है ना, पॉलिटिकल पर्सन को, पॉलिटिशियन को एकदम जो उनको एक बार प्रधानमंत्री जी ने भी किसी को बोले थे ना कि मेरा जो स्किन है, वो शायद इंजेक्शन देने के समय बोले थे कि हम पॉलिटिशियन है, मेरा स्किन थोड़ा थिक है, वो प्रधानमंत्री जी ने मजाक किए थे। तो उसमें भी सैटायर था पॉलिटिशियंस के बारे में, प्रधानमंत्री जी ने बहुत जबरदस्त सैटायर किए थे। तो वो जो स्किन है बाबुल सुप्रियो को, वो अभी भी पॉलिटिशियंस जैसे थिक स्किन वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो अभी भी सिंगर है, वो आजकल बहुत डिमांड है, वो दुबई में प्रोग्राम नहीं कर पा रहे थे। तो अभी वो अगर देखना है, दूसरे पार्टी में भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लोग सोचे थे कि वो तृणमूल में चले जाएंगे, फिर वो ममता जी के साथ एक बार झालमुड़ी खाए थे, जैसे वो झालमुड़ी मतलब मुरमुड़ा वो खाएंगे, लेकिन वो अभी तक इंडिकेशन नहीं दिया। रैदर नड्डा जी जब बुलाया वो खुद चले गए नड्डा जी से मिलने के लिए, और नड्डा जी और बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, वो ही ग्रेटफुल फॉर द लाइफ रहेगा, लेकिन बाकी पार्टी सेंट्रल लीडरशिप के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगता है कि स्टेट बीजेपी का भी ऑर्गेनाइजेशनल अभी हो रहा है परिवर्तन। दिलीप घोष तो दिसंबर में नया प्रेसिडेंट भी बनने के लिए टाइम आ गया है। शुभेंदु अधिकारी अभी अंडर मतलब कंप्लीटली ही इज कंट्रोलिंग द शो। तो शुभेंदु का कोई नॉमिनेटेड पार्टी प्रेसिडेंट बनने का ये भी चर्चा का विषय है। तो अभी देखना है कि बाबुल को बीजेपी कैसे यूज करे। बीजेपी, बाबुल इज नाउ इन ए लॉन्ग टर्म प्लान है उसका, शायद वो कुछ करेगा पता नहीं है, लेकिन अभी वो तृणमूल में तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। सर एक बहुत छोटा क्वेश्चन है, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। हमने देखा कि अभी ना थोड़ा सा उल्टा हो गया। जिस तरह से हम न्यूज को फॉलो करते हुए हम देख रहे थे कि नॉर्मली ये होता है कि इलेक्शन कमीशन कोई डिसीजन लेता है और उसके बाद से एक बहुत अग्रेसिव फिर स्टेटमेंट तृणमूल कांग्रेस का होता है कि आप पार्टीजन हैं, आप पक्षपाती हैं, आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं। पिछले दिनों जब 3 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने कार्यक्रम अपना जारी किया, तारीखें घोषित की, तब इसका ठीक उल्टा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से डेट्स अनाउंस किए हैं और जितनी सीट्स के लिए अनाउंस किया है उससे हम अग्री नहीं कर रहे हैं। हम ज्यादा सीट्स पे बाई इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जबकि आपने सिर्फ 3 सीट्स के लिए किया है। दिस इज टू फैसिलिटेट ममता बनर्जी। और तृणमूल ये कह रहे हैं कि नहीं, जो कार्यक्रम है वो ठीक है, उसके हिसाब से हम पर्चा भरवा रहे हैं, वो अपने कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, तृणमूल तो वेलकम करेगा क्योंकि तृणमूल को सूट किया, क्योंकि तृणमूल का डिमांड था। और लेकिन भाजपा में मेरा इसमें ये कहना है कि आप भाजपा का जो रिएक्शन बता रहे हैं वो बेसिकली राज्य बीजेपी का रिएक्शन। सेंट्रल लीडरशिप जो है, प्रधानमंत्री या अमित शाह जी या नड्डा जी या बीजेपी का सेंट्रल स्पोक्स पर्सन, इसको उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दिल्ली नहीं बोले हैं, स्टेट बीजेपी बोले हैं। क्योंकि स्टेट बीजेपी इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी देकर बोले थे कि हम इस समय चुनाव नहीं चाहते हैं। और शुभेंदु अधिकारी भी अमित शाह जी के पास भी आए थे चर्चा का। शुभेंदु अधिकारी का स्ट्रैटेजी था, उसमें भी एक देखिए बिंदु है। शुभेंदु अधिकारी सोच रहे थे कि अगर हम इसको एम्बैरेसमेंट ऑफ ममता हो जाए कि रिजाइन करना पड़े और चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए तो एक इतिहास बनेगा, बंगाल में कभी हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो दोबारा ओथ नहीं ले सकते। लेकिन सेंट्रल बीजेपी को लगा कि उसमें विक्टिम स्टेटस भी तो ममता का मिल सकते हैं और उसमें ममता को फायदा। तो इसमें अगर चुनाव तो हो गया है, चीफ मिनिस्टर वो अगर आज नहीं तो कल 6 महीने के बाद फिर होगा, किसी को बना देता पार्थ चैटर्जी और किसी को, तो उसमें कोई लॉन्ग टर्म फायदा बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप को लगा नहीं। वो बीजेपी से पैन इंडियन पार्टी, क्षेत्रीय दल नहीं है। तो शुभेंदु अधिकारी को भी मानना पड़ा, उसको प्यार से समझाया कि इसमें आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लेना पड़ेगा। लेकिन स्टेट बीजेपी अपने आप को जो रुख था उसमें जस्टिफाई करने के लिए वो इलेक्शन कमीशन को अपोज भी करना पड़ेगा, जिससे बड़ा पार्टी है। 2 तरीके से स्ट्रेटेजी, एक तरफ दिल्ली का स्ट्रेटेजी था, प्रधानमंत्री को ममता बनर्जी ने खुद रिक्वेस्ट किए थे चुनाव हो जाए, तो इसीलिए एक चीफ मिनिस्टर है, एक मिनिमम कर्टेसी भी होता है, तो इसीलिए इसमें एक कॉन्सेंसस इवॉल्व हुआ था। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आप दोनों लोगों से है
त्रिपुरा को लेकर क्या टीएमसी अब बंगाल के बाद त्रिपुरा में पावर कैप्चर करने की लिए पूरी तैयारियों में है? जिस तरह से वहां पे टकराव दिख रहा है देव बर्मन के साथ, जिस तरह का मेलजोल दिख रहा है, कैसे देखते हैं आप दोनों लोग टीएमसी के त्रिपुरा अभियान को, और बीजेपी उसको कैसे डिफेंड करने की कोशिश कर रही है? और बीजेपी की बात चली है तो मैं इंडिया टुडे के लेटेस्ट इशू में रोमिता दत्ता की रिपोर्ट देख रहा था कि किस तरह से बीजेपी ने बंगाल में सेबाई संगठन के नाम से अपना अभियान शुरू किया, लेकिन उस अभियान को उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला जिस तरह की पार्टी उम्मीद कर रही थी। दिलीप घोष हालांकि ये कह रहे हैं कि साहब अभी हमारा पूरा फोकस जो है वो उन 5,500 कार्यकर्ताओं को कानूनी और वित्तीय सहायता देने पर है जिनको ममता बनर्जी की सरकार ने द्वेषवश राजनीतिक मामलों में फंसाया है। और एक ये बात भी कि देखिए, वोटों का फर्क तो सिर्फ 60 लाख का है टीएमसी और भाजपा के बीच, और सब लोग ये कह रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्शन के हिसाब से हमें बहुत कम मिली, लेकिन हम 3 से 77 पे पहुंचे। सो वी आर अ पॉलिटिकल फोर्स नाउ। तो ये तो बीजेपी की बंगाल कंटेक्स्ट में बात हो गई। मेरा सवाल त्रिपुरा को लेकर है आप दोनों से। देखिए, त्रिपुरा, मैं संक्षेप में ये बताना चाहूंगा कि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट है, 7 सिस्टर्स 1 ब्रदर हम लोग कहते हैं सिक्किम को लेके। लेकिन त्रिपुरा का जो पॉलिटिक्स है वो मणिपुर या मेघालय का पॉलिटिक्स, इवन असम के साथ भी फर्क है, वो ज्यादा बंगाल के जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो बंगाली कम्युनिटी है तो मिलता जुलता है। और कलकत्ता से त्रिपुरा में जाके राजनीति, ये एक परंपरा भी है। वो नृपेन चक्रवर्ती जो चीफ मिनिस्टर थे ना, वो 1950s में वो कलकत्ता से ही सीपीएम ने भेजा था त्रिपुरा में चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। बंगाली लीडरशिप और ट्राइबल लीडरशिप दशरथ देव था, कॉम्बिनेशन बना था। अभी क्या हुआ त्रिपुरा में, मैं अभिषेक बनर्जी के साथ भी बातचीत किए हैं, अभिषेक त्रिपुरा प्रोजेक्ट देख रहे हैं। अभिषेक का कहना है कि हम जो ओवर एम्बिशियस प्लान पहले जो तृणमूल सोचा था, मुकुल रॉय ने यूपी में टिकट दिया, पूरी देश में, नॉर्थ ईस्ट में, हर स्टेट में, अभी अभिषेक कह रहे हैं कि ये जो ओवर एक्सपेक्टेशन का जो लाइन वो नहीं लेना चाहते हैं। अचीवेबल जहां है वो मैं सिर्फ अचीव करने के लिए कोशिश करूंगा। तो हमको यूपी बिहार छोड़ के हम त्रिपुरा 2 लोकसभा सीट है, छोटा राज्य है, लेकिन उसमें बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी है। और समीर बर्मन का जो बेटा है सुदीप बर्मन, जो एंटी विप्लव देव है, जो उस समय मुकुल रॉय के पास तृणमूल में आने के सब बंदोबस्त हो गया था, लेकिन बीजेपी उस समय पूरा कंप्लीटली मुकुल रॉय को लेके त्रिपुरा में वो पूरा पॉलिटिकल स्पेस बीजेपी में चला गया था। और एंटी जो पॉलिटिक्स था उस समय, वो एंटी इनकम्बेंसी का पॉलिटिक्स का बीजेपी ने फायदा लिया। अभी विप्लव देव का एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप, आप जानते हैं बीजेपी का स्टाइल जो है वो अचानक चीफ मिनिस्टर बदलना, वो सब जो इंदिरा गांधी का स्टाइल था वो नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। वो तो हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कहाँ सब हर जगह चीफ मिनिस्टर का। तो उसमें कांग्रेस जैसी दुविधा में छत्तीसगढ़ में है, वैसे बीजेपी वो सिचुएशन तैयार नहीं करना चाहते हैं। तो उसमें भी नुकसान होता है ना, जैसे माधवराव सिंधिया और कमलनाथ का हुआ था। तो इसीलिए बीजेपी वो रिस्क जो है पॉलिटिक्स, जो वो एडवेंचरिज्म, चेंज ऑफ चीफ मिनिस्टर करके, येदियुरप्पा भी चेंज करने में भी दूसरा कास्ट फैक्टर लेके कितना समय लगा, कितना एज है, फिर भी चेंज नहीं किया, अभी चेंज हुआ। तो इसीलिए विप्लव को चेंज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी, अभी देखिए सीपीएम भी एग्रेसिव हो गए हैं, और वहां सीपीएम कितना स्पेस लेगा, कितना तृणमूल लेगा, ये सब देखने लायक है। लेकिन ये आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही, बीजेपी का भी एंटी इनकम्बेंसी हो रहा है, लॉ ऑफ नेचर है, और उसका फायदा अभी जैसे सीपीएम को ना मिले, तृणमूल को मिलना चाहिए। इसके लिए तृणमूल सिर्फ त्रिपुरा में, इवन त्रिपुरा का असेंबली इलेक्शन 2023 में है, 2022 में एक राज्यसभा सीट खाली हो रहा है, लेकिन 2024 के पहले होगा। असम में तो बहुत दिन बाकी है, इसीलिए असम में भी नहीं जा रहे हैं। सिर्फ त्रिपुरा में ये लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और भाजपा का सुनील देवधर जैसे आरएसएस लीडर जो त्रिपुरा में बहुत समय दिए थे, अभी सुनील देवधर भी त्रिपुरा में जाके विप्लव देव के साथ मीटिंग करके, क्योंकि वो नाराज थे, उसको भी बीजेपी ने, आरएसएस को इन्वॉल्व किए। तो अभी देखना है, आरएसएस भी चुपचाप तो बैठे नहीं रहेंगे। बीजेपी का जो फॉल्ट लाइन है उसको रिपेयर करने में भी बीजेपी पूरी ताकत लगाएगा। त्रिपुरा छोटा राज्य है, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर है, और बांग्लादेश के साथ हसीना जी के साथ जो संबंध है मोदी जी का, उसमें विप्लव इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगरतला में पावर प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट, डबल इंजन, बहुत कुछ है। तो अभी इस समय, लेकिन दिस इज अ न्यू थिंग कि तृणमूल इज एग्रेसिवली कोशिश कर रहे हैं वो वैक्यूम, जो ऑपोजिशन का वैक्यूम सीपीएम को ना मिले और वो तृणमूल को मिले। इस बार कांग्रेस तो खत्म ही हो गया है, तो इसीलिए दिस इज द गेम प्लान। अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो इंतजार करना पड़ेगा।
प्रशांत, यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? हाँ, छोटा सा एक कमेंट है इसमें बस कि त्रिपुरा ट्रेडिशनली एक ट्राइबल सोसाइटी थी, लेकिन जब इमिग्रेशन हुआ वहां, तो वहां पर जो बंगाली पॉपुलेशन मूव किया, वो वहां के स्पीयर को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। जैसे उदाहरण के लिए छोटे से दुकान खोले उन्होंने शुरू में, वहां पर दुकान से बेचते हुए धीरे 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 पेटी बुर्जुआ मतलब थोड़ा बहुत धनराशि इकट्ठा की और पॉलिटिकल स्पेस कैप्चर किया। वहां से उदय रहा, जैसे अभी बता रहे थे जयंतोदा की निपेन चक्रवर्ती कलकत्ता से गए और वहां के दशरथ देव इकलौते ट्राइबल लीडर, इकलौते ट्राइबल सीएम जो त्रिपुरा के रहे हैं सीपीएम की तरफ से, वो थे। तो ये बना एक पूरा मोमेंटम। उसके बाद मानिक सरकार का शासन रहा लंबे समय तक। अभी त्रिपुरा में पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट हुआ था एक एंटी इनकम्बेंसी से, उसको बीजेपी ने कैप्चर किया था। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरी की पूरी कांग्रेस लीडरशिप जो थी 2018 के चुनाव के बाद, वो पूरी तरह से तृणमूल में शिफ्ट हो गई थी। वो एक बार ऑलरेडी हो चुका है, ये कोई पहला अटेम्प्ट नहीं है। और ये भी है कि ममता का बयान भी था कि सीपीएम को हमने बंगाल से खदेड़ा है, त्रिपुरा से खदेड़ेंगे, लेकिन वो नहीं खदेड़ पाए, बीजेपी ने खदेड़ दिया 2018 के चुनाव में। अब त्रिपुरा का इलेक्शन जो हमेशा से बाइपोलर रहा है, इस बार मल्टीपोलर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की ताकत इस वक्त तृणमूल कांग्रेस लगा रही है वहां पर, उसमें मल्टीपोलर होने का एक बड़ा कारण है कि अटैक तृणमूल के खिलाफ नहीं हो रहा है त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा में अटैक हो रहा है सीपीएम के खिलाफ। जितने सीपीएम के ऑफिसेस पिछले 5, 7, 8 दिनों में जलाए गए हैं, तो दशरथ देव की स्टैचू गिराई गई है, और ये जो तमाम चीजें हुई हैं, इससे समझ आ रहा है कि अटैक सीपीएम के ऊपर है, तो वो स्पेस भी कम होगा। सीपीएम और श्रिंक करेगी, ऑलरेडी श्रिंक कर चुकी है 2018 के बाद, 19 में भी श्रिंक की सीपीएम, बाद में पंचायत चुनावों में भी श्रिंक की। लेकिन एक फैक्टर जो वहां अभी भी शायद उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, वो है ट्राइबल। बगैर ट्राइबल सपोर्ट के वहां पर सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। अगर तृणमूल किसी तरह से ट्राइबल सपोर्ट को पाने में कामयाब होती है, तो तृणमूल बहुत एडवांस पोजीशन में होगी। फिलहाल एक मल्टीपोलर इलेक्शन या मल्टीपोलैरिटी वहां पर त्रिपुरा में इमर्ज कर रही है, जो पूरे त्रिपुरा के पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। थैंक यू जयंतदा, थैंक यू प्रशांत, थैंक यू फॉर शेयरिंग दीज पॉलिटिकल इनसाइट्स। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेक्शन की तरफ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने एक और चुनौती ये कि करनाल में एसडीएम आयुष सिन्हा के लाठीचार्ज के आदेश या उस वीडियो के बाद से जिस तरह से किसानों का मोबिलाइजेशन हुआ, मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद भीड़ को, मोमेंटम को करनाल की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई, तो वहां पर अभी क्या स्थिति है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, मनोहर लाल को खुद भाजपा के अलग अलग खेमों से किस तरह की चुनौती मिल रही है अंदर खाने, हालांकि आला कमान का बरदस्त उन्हें हासिल है, किसान आंदोलन की इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या इसका एक हुड्डा फैक्टर भी है, क्योंकि पानीपत सोनीपत की जो बेल्ट है वो भूपेंद्र हुड्डा की समर्थक बेल्ट मानी जाती है। करनाल मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वहां से है, तो वो एक एंगल है। और इन सबके बीच एक जो थर्ड एंगल है चौटाला फैमिली का, ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं और दुष्यंत चौटाला को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मनोहर लाल सरकार में उप मुख्यमंत्री है। तो इस तरह के तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जिन पर बातचीत करेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ेंगे हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार बलवंत तक्षक, और उनसे बात करेंगे हमारे साथी निखिल। सर, पहला सवाल हमारा उसी चीज को लेकर है जहां से करनाल महापंचायत को एक कारण मिल जाता है ना, उस गोलबंदी को वहां पे घटने का, और वो है एक लाठीचार्ज, और उसके बाद में एक वीडियो वायरल होता है एसडीएम आयुष सिन्हा का, एक्स एसडीएम करनाल के, अब तो तबादला हो गया उनका, जिसमें उन्हें देखा जाता है, उन्हें सुना जाता है ये कहते हुए कि कोई भी आदमी यहाँ है तो उसका सिर सलामत नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहते हैं कि करनाल की जो महापंचायत होती है, क्या उसके कारण इन्हीं 2 घटनाओं में ढूंढने चाहिए, या फिर एक जो बड़ा कारण कई लोग एक बिगर पिक्चर में देखना चाह रहे हैं कि ये खट्टर सरकार के खिलाफ एक लोकल प्रेशर करनाल के लेवल पे क्रिएट अवे फ्रॉम दिल्ली क्रिएट करने की कोशिश है, जिसमें लोग हुड्डा फैमिली का नाम भी ले रहे हैं, लोग किसानों की उस लॉबी का नाम भी ले रहे हैं, जो मनोहर लाल खट्टर के सीएम बनने से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, पिछले टेन्योर में भी, इस टेन्योर में भी, जो जाट बेल्ट है हरियाणा प्रॉपर का। आप कैसे देख रहे हैं सर इस महापंचायत को? देखिए अभिषेक जी, मैं तो ये कहूंगा कि दिल्ली बॉर्डर पर जब से किसान बैठे हैं अपनी मांगों को लेके, और उनकी तो बड़ी मांग तो यही रही है कि केंद्र ने जो 3 कृषि कानून लागू किए थे वो रद्द किए जाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य जो लगातार ये कहते हैं कि बॉर्डर पर बैठे किसान नहीं है,
ये वो लोग हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, पंजाब के किसान ज्यादा हैं। तो मैं समझता हूं कि जो किसानों ने करनाल में लघु सचिवालय पर जो अपना एक डेरा जमाया है, वो मुख्यमंत्री को उनके गृह जिले में, उनके क्षेत्र में दिखाना चाहिए कि ये किसान है या कोई और लोग हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री को एहसास कराना चाहते हैं कि हम किसान हैं और अपनी मांगों को लेकर हम दिल्ली के बॉर्डर पे तो बैठ ही सकते हैं, आपके जिले का घेराव करके भी हम अपनी ताकत आपको दिखा सकते हैं। दूसरी बात अभिषेक जी, जो आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री को उस कुर्सी पर नहीं देखना चाहते, तो देखिए पिछली बार बीजेपी ने खट्टर साहब के नेतृत्व में पहली बार 47 सीटें हासिल की और अपने दम पर, अपने बहुमत पर सरकार बनाई। लेकिन दूसरी बार जब चुनाव हुए तो बीजेपी को 40 सीटें मिली, यानी कि बहुमत से वो 5-6 सीटें दूर रह गए। और जजपा ने जो वोट लिए थे दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने, वो भी खट्टर साहब के खिलाफ वोट लिए थे। उन्होंने कहा था कि इस बार भाजपा 75 पार नहीं, यमुना पार होगी और हम भाजपा का किसी भी सूरत में समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन सत्ता एक ऐसी चीज है कि उसके लिए किसी भी तरीके के समझौते किए जा सकते हैं। बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला को आमंत्रित किया। चौटाला साहब का परिवार और उनकी पार्टी पिछले 15 साल से सत्ता से बाहर थे, उनको मौका मिला और दुष्यंत चौटाला भाजपा का समर्थन दे के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। इस समय लोगों में खास तौर पर जो आप एक समुदाय की बात करते हैं, एक बेल्ट की बात करते हैं, जाहिर है कि हरियाणा में जाट किसी दूसरे की सत्ता नहीं देखना चाहता। जब जब गैर जाट चीफ मिनिस्टर बना है, बड़ा भारी आंदोलन हुआ है और सत्ता चलाना उनके लिए मुश्किल रहा है। तो खट्टर सरकार के पहले कार्यकाल में जाट आंदोलन आरक्षण का हुआ जिसमें 40 युवक मरे, और अब दूसरे इनके कार्यकाल में किसानों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया हुआ है। ठीक है सर, हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि जो करनाल में घट रहा है या फिर इन दिनों जो चैलेंजेस खट्टर सरकार के सामने हैं, उसके बीच में हुड्डा फैमिली अपने लिए किस तरह का भविष्य तलाश रही है? मैं कह रहा हूँ कि हुड्डा साहब हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे 5 बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है ओम प्रकाश चौटाला साहब हो, सब लोग किसानों को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन किसान उनको अपने मंच पर चढ़ने देते। किसान जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को मंच पर नहीं चढ़ने देते। उनका कहना है कि पॉलिटिकल पार्टियां दूर रहेंगी और हमारा इनसे नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियों से सभी पार्टी एक जैसी हैं। लेकिन अब कांग्रेस हो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, इस आंदोलन का फायदा तो सभी पार्टियां उठाना चाहती हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के जो सुप्रीमो हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जब से जेल से बाहर आए हैं वे लगातार हरियाणा के दौरे पर हैं और उनकी कोशिश है कि जो खोया हुआ जनाधार है वो दोबारा से हासिल किया जा सके। और कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जब 31 सीटें जीती थी तो पार्टी को ये भरोसा नहीं था कि वो इतनी सीटें जीत पाएंगे। उनको ये लगता था कि शायद 15 सीटें भी हम दोबारा से हासिल कर लें तो गनीमत होगी, पर 31 सीटें मिली। तो अब कांग्रेस को ये भरोसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री या भाजपा के प्रति लोगों का रुझान घट रहा है और आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है। ऐसे में हुड्डा साहब और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा हो, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला हो, सबका फोकस इस किसान आंदोलन पर है और वे अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए कहते हुए दिखाई देते हैं। और इसी तरह की क्वेरी हमारी दुष्यंत चौटाला को लेकर के भी है। ओम प्रकाश चौटाला, जैसे आपने जिक्र कर ही दिया उनका कि अभी वो जेल से बाहर आ गए और वो बिल्कुल वो करते हैं दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत चौटाला की अपनी दिक्कत ये है कि वो खट्टर गवर्नमेंट में बैठते हैं लेकिन वो प्रो किसान देखना चाहते हैं। जैसे एसडीएम आयुष सिन्हा वाले प्रकरण में भी हमने देखा कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर और अनिल विज थे, होम मिनिस्टर, जो पक्ष ले रहे थे, जिन्होंने डिफेंड किया उनको ऑलमोस्ट। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला थे कि आप नहीं देख रहे हैं कि कितने दिनों से वो नहीं सोए हैं और आपको इस भाषा में बात नहीं करने चाहिए, कार्रवाई होगी। लेकिन प्रिवेल ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर करते हैं। तो दुष्यंत चौटाला का प्रेडिकमेंट कैसे आप रीड कर रहे हैं सर? फिलहाल मैं तो अभिषेक जी ये कहूंगा कि देखो, किसानों के खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता है। और पिछली बार जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 10 सीटें मिली, वो वही सीटें थी जहां कांग्रेस कमजोर थी, लोग बीजेपी को जिताना नहीं चाहते थे। दुष्यंत चौटाला का जो जनाधार है वो किसान ही है, ऐसे में वो किसानों के खिलाफ तो जा नहीं सकते, लेकिन उनकी बातें भी मुख्यमंत्री स्वीकार कर लें ऐसा भी लगता नहीं है। आपको ध्यान होगा जब पिपली में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, कुछ लोग जख्मी हुए थे। दुष्यंत चौटाला के जो भाई हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा हम इस मामले की जांच करवाएंगे, लेकिन गृह मंत्री ने कह दिया कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं तो जांच किस बात की होगी।
इस बार जो है दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एसडीएम जो सिन्हा थे, आयुष सिन्हा, जिनका करनाल से तबादला हो गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा इस तरह कार्रवाई नहीं होती है, हम देखेंगे, जांच करवाएंगे, कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि किसी के कहने पर तो हम किसी को फांसी पर चढ़ा नहीं सकते, हम जांच करेंगे, कोई दोषी होगा तो देखेंगे। तो जाहिर है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला किसानों का पक्ष लेते तो नजर आते हैं, लेकिन सरकार में रहते हुए भी उनकी बातों पर उस ढंग से गौर सरकार नहीं करती जिस ढंग से वो चाहते हैं। तो क्या फ्यूचर रह जाएगा सर, अगर जैसे अगर थोड़ी छूट लेके कहा जाए कि दुष्यंत चौटाला एक जाट लीडर हैं और जाट समाज ही प्राइमरीली उनको पसंद करता है जिस पोजीशन पे वो वहां पर हैं, तो अगर उनके प्रभाव को जाट इस तरह देखेंगे सरकार में कि वो कुछ कहते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है, और वो प्रो किसान दिखना चाहते हैं लेकिन उनकी पार्टी और उनकी जो गवर्नमेंट है जिसका वो हिस्सा है वो सपोजिटली एंटी किसान करती है, मतलब ये जो मूवमेंट के लोग जिस तरह बात करते हैं वो, तो उसमें दुष्यंत चौटाला की लेजिटिमेसी को किस तरह से अफेक्ट करेगा ये एज अ लीडर, एज अ पॉलिटिशियन? मैं अभिषेक जी ये कहूंगा कि पॉलिटिशियन जो है वो वक्त का इंतजार करता है। अभी अगले विधानसभा चुनाव में 3 साल से ज्यादा का समय है। ये किसान आंदोलन कितना चलेगा, केंद्र सरकार उनकी मांगों को किस तरह से मानती है, बीजेपी किसानों को किस तरह से राजी करती है, जाहिर है कि उनको लगता है कि 3 साल तक ये आंदोलन लंबा नहीं खींचेगा और कुछ ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जो आज उनके खिलाफ हैं। हो सकता है आगे चल के कुछ ऐसी घोषणाएं हों, ऐसे नीतियां बने जिनसे किसानों को ये लोग राजी कर सके, क्योंकि उम्मीद पर सारी दुनिया कायम है। दुष्यंत चौटाला को भी लगता है कि 3.25 साल तक ये आंदोलन चलेगा नहीं। अभी तो स्थिति ये है, दुष्यंत चौटाला खुद अपने चुनाव क्षेत्र में अगर जाते हैं तो लोग उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते। वो गाड़ी से जब किसी परियोजना का उद्घाटन करने जाते हैं तो किसान उनके पीछे दौड़ते हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, उनको काले झंडे दिखाते हैं। दुष्यंत चौटाला खुद संयम से काम ले रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी तरफ से ऐसा काम हो जो बाद में उनको भारी पड़े, यानी कि वो सरकार में रहते हुए किसानों का समर्थन तो कर रहे हैं, सरकार के भी साथ है, ये उनके लिए दुविधा है। आने वाले समय में कुछ परिस्थितियां हो सकता है ऐसी बने कि उनको लगे कि ये चीजें पीछे रह जाएंगी और वो किसानों को फिर से अपने साथ कर सके। अंतिम प्रश्न है सर ये हमारा आपसे, और हम बात करना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की। 2 टेन्योर से मतलब अभी 7 साल पूरे हो जाएंगे जब वो अगेंस्ट द फ्लो एक तरह से तैर रहे हैं, नदी एक दिशा में लेकिन उनको उल्टा तैर के चलना पड़ रहा है, क्योंकि वो हरियाणा में एक नॉन जाट चीफ मिनिस्टर की जो समस्याएं हो सकती हैं वो सारी उनको फेस करनी पड़ रही हैं, जिनकी तरफ आपने भी पहले हिंट किया था। हम दोनों चीजें समझना चाहते हैं कि खट्टर इनको कैसे डील कर रहे हैं दोनों, एक जो उनको बाहर से चैलेंज आता है जिस तरह से किसान आंदोलन है, और दूसरा वी आर श्योर कि विद इन पार्टी भी जो दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता होते हैं उन्हें तीसरे वाले को दूसरी पंक्ति में आना होता है, दूसरी पंक्ति वाले को पहली पंक्ति में आना होता है। तो क्या विद इन पार्टी भी मनोहर लाल खट्टर के सामने कोई चुनौतियां हैं जो इस चीज का फायदा उठाना चाहती हैं, जो उनका लगातार दूसरा टेन्योर चुनौतियों से भरा है उनके सामने? खट्टर साहब जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तब पार्टी में बहुत सारे सीनियर नेता थे और दावेदार भी थे, लेकिन चूंकि मनोहर लाल जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय लोगों में है, इसीलिए उनके लिए एक सुरक्षित सीट करनाल ढूंढी गई, उनको चुनाव लड़ाया, विधायक बने और सभी सीनियर लोगों को नजरअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री जी की मेहरबानी आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बन गए। पहले कार्यकाल सीनियर लोगों के साथ उनको थोड़ा परेशानी का समय भी रहा, लेकिन प्रधानमंत्री के आशीर्वाद की वजह से वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। दूसरी बार अनिल विज एक ऐसे गृह मंत्री हैं जिनके साथ उनकी थोड़ी बहुत टकराव चलता रहता है, यानी कि खट्टर साहब अभी हरियाणा में सिपाही का पेपर लीक हुए, कुछ 30-35 लोग गिरफ्तार हुए। विज साहब चाहते थे कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच कराने से इनकार कर दिया। इसी तरह कुछ आईपीएस अफसरों को आईएएस कैडर के अगेंस्ट खट्टर साहब ने लगाया, विज साहब ने उसका विरोध किया, मुख्यमंत्री ने वीटो किया। अभी हाल ही में कला रामचंद्रन नाम की एक आईपीएस महिला को उन्होंने परिवहन विभाग का प्रधान सचिव लगा दिया है। इससे पहले सीआईडी के जो प्रमुख थे, जाहिर है कि मुख्यमंत्री के विश्वास के अफसर थे। विज साहब ने उनसे कई रिपोर्टें मांगी, उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी। डीजीपी मनोज यादव थे, उनका कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने उनका 1 साल का कार्यकाल फिर बढ़वाया,
लेकिन विज साहब चाहते थे कि उनकी जगह नया पैनल बने और नया डीजीपी आए। तो 6 महीने बाद उन्होंने या तो डीजीपी आईपी बस उन्होंने चिट्ठी लिखी सरकार को मुझे रिलीव कर दिया जाए। तो खट्टर साहब और विज साहब के बीच में अभिषेक जी इस समय थोड़ी टकराव की स्थिति है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर दोनों ही मुख्यमंत्री और विज साहब एक दूसरे को अपना दोस्त बताते हैं। ऑन दैट नोट नेता नगरी के सेगमेंट को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तक्षक साहब हमसे जुड़ने के लिए। दोबारा जब हम हरियाणा को लेकर कोई बात करेंगे तब हम दोबारा आपको तकलीफ देंगे। चलते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की। चलिए, ये है नेता नगरी का आखिरी सेगमेंट, जिसके बाद चलिए चरितार्थ होता है। इसका नाम है फुर्सत की सलाह। क्या फुर्सत की सलाह है निखिल जी आपकी? इस बार मुझे चस्का लग गया है अब पुरानी चीजें देखने का। मैं देख रहा हूँ मैडमैन इन दिनों। ये खत्म करते ही इस वीक मेरा खत्म हो जाएगा, मैं देखना शुरू करूंगा डाउनटन अभी, और उसको भी पढ़ के देख के जितनी चीजें आपने शो से पहले आप देखते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। पीरियड ड्रामा है, 20th सेंचुरी इंग्लैंड के एक परिवार की कहानी, एरिस्टोक्रेटिक, तो देखा जाएगा। और अगर अच्छा आपके जी, पास फुर्सत है आप मेरे पास फुर्सत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैंने मनी हाइस्ट देख डाला। अच्छा, हाँ, इसके अलावा मैंने एक फिल्म डाउनलोड की है, कुरुथी। कुरुथी के बारे में सुना है आपने? नहीं सर। कुरुथी के बारे में मुझे अगर मेरी मेमोरी सही सर्व कर रही है तो मुबारक जी ने बताया था। फिर भी मैं रियल टाइम इसको वो भी कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से एक हिंसक मॉब है जिससे बचने के लिए एक व्यक्ति एक जगह छिपता है, और फिर कैसे उस व्यक्ति का परिवार, दूसरे व्यक्ति का परिवार, उस हिंसक मॉब से बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। इसकी ये कहानी है। और रोशन मैथ्यू बड़े अच्छे एक्टर हैं। ये अनुराग कश्यप की जो फिल्म थी चोक्ड, उसमें भी थे वो। श्रीनदा और पृथ्वीराज, ये सब में पृथ्वीराज को भी मेरे ख्याल से रानी मुखर्जी वाली फिल्म में हिंदी के जो व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा था। तो ये फिल्म बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड की गई है। IMDb पे इसकी रेटिंग भी 7.8 है। अमेजोन पे है ये देखूंगा। मनी हाइस्ट देख चुका हूँ बिकॉज आई लाइक दैट सीरीज। उसको लेके बहुत सारे फीडबैक भी आ रहे हैं अलग अलग। तो चोरी कर पाए कि नहीं वो लोग? चोरी तो हो गई है, सोना भी गल गया है। अब खेल ये है कि वो सोना बाहर निकलेगा कैसे। कितनी लंबी चोरी है ये? चोरी मतलब किस तरह के चोर हैं, चोरी नहीं कर पा रहे हैं, बताइए। तुम मुझे शक्ल से ही मनी हाइस्ट हेटर लग रहे हो। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। और इसके अलावा मैं फुर्सत की सलाह ये दूंगा कि हम लोग अक्सर ये गूगल करते हैं या और दूसरे प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं कि वीकेंड गेट अवे और छुट्टियों में कहाँ जाए। मेरी सलाह ये है कि आपके इर्द गिर्द 100, 200, 250 किलोमीटर के दायरे में जो हैंडीक्राफ्ट का वर्क जहाँ पे अच्छा होता हो और जहाँ पे हुनर वाला काम हो, वहां जाइए। जैसे अगर आप दिल्ली NCR में है तो आप खुर्जा जा सकते हैं। खुर्जा में बड़ी कमाल की पॉटरी बनती है, वर्ल्ड लेवल की। मतलब हम लोग यूरोप में, US में वो पॉटरी भेजते हैं। आप मेरठ जा सकते हैं, मेरठ में बहुत कमाल का काम होता है। अमरोहा में चादरें बनती हैं। तो आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे बहुत नायाब काम हो रहा है। जरूरत है कि हम उसको जाके एक्सप्लोर करें। अभी दशहरा और दिवाली का समय आएगा, बहुत सारे गिफ्ट के लिए आइटम खरीदे जाएंगे। तो हम सिर्फ नारों की तरह या एक अफसोस की तरह ना बोलें कि नोबडी केयर्स फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट। हम उस अभियान का हिस्सा बने, और इसके लिए जरूरी कि आप जाएं, बनते हुए देखें। वो एक बड़ा अलग सुख होता है जो हमें चुनावी रिपोर्टिंग के दौरान मिल रहा है। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड, फुर्सत की सलाह में, कि आप अपने इर्द गिर्द के इलाकों को, बहुत पुरानी पुरानी इमारतें हैं, एक मतलब कई अंग्रेजों के जमाने की आटा चक्कियां हैं जो पानी की धार से चलती हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है अगर आप देखने पे उतारू हुआ है। So my suggestion to you is explore something new this weekend around your city. वो बहुत जरूरी है। और आखिरी में निखिल जी कुकू FM वाली अपील दोहराएंगे और उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। हाँ, किताबों की तरह, अगर आप सौरभ की तरह किताबों के शौकीन हैं लेकिन आप खरीदने में करते हैं मक्कारी और पढ़ने में मेरी तरह आलसी, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कुकू FM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी, दिलचस्प अलग अलग आप जॉनर्स की आप किताबें ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो खुद ही पढ़ती रहेगी, आप सुन सकते हैं।
और अगर आप हमारे व्यूअर हैं तो आप LT20 इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में छूट मिल जाएगी 20%। जब आप ये कुकू FM वाली डील बता रहे थे मुझे लगा जैसे तुम्हारी शुरू की लाइन थी कि अगर आप भी हैं कि वो हमारी प्रचार गाड़ी के नजदीक आइए, 10 रुपए में 3, कान में साई साई की आवाज आती है, पेट में गुड़गुड़ होती है, वैसा सुनाई दे रहा था कुछ रोडवेज का। चलिए आज की नेता नगरी में इतना ही। आप लोग अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।